अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी खाली घर, एपिसोड 6। अकबर टीवी लाउंज में अकेला बैठा आज का अखबार देख रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। अकबर ने रिसीवर उठाया और बोला, हेलो, मैं वाजदा बोल रही हूँ। जी खाला, आप कैसी हैं? बेटे मैं ठीक हूँ। आज सुबह से मैं मुसलसल टेलीफोन करने की कोशिश करती रही हूँ, लेकिन लाइन मिलती ही ना थी। कभी एंगेज मिलता और कभी कहीं और लाइन मिल जाती। एक दो बार ऐसा हुआ कि घंटी बजती रही, किसी ने उठाया नहीं। अब बड़ी मुश्किल से मिला है। वाजदा ने अपनी रुदात सुनाई। खाला जान, हम घर पर नहीं थे, समुंदर पर पिकनिक मनाने गए हुए थे। पिकनिक का सुनकर वाजदा को बड़ी खुशी हुई। पिकनिक पर जाने का मतलब था कि घर के हालात पुरसुकून हैं। पिकनिक पर गए थे। वाजदा ने खुशी का इजहार किया। कौन कौन गया था? हम लोग थे और मामू फुरकान का घराना। अच्छा, तुम्हारी अम्मी का क्या हाल है? वाजदा ने पूछा। जी वो ठीक हैं। नीलम कहाँ है? वो अभी तो यहीं थी, शायद आराम करने की घर से अपने कमरे में चली गई है, मैं बुलाता हूँ। ये कहकर अकबर ने रिसीवर रखा। पलट कर देखा तो साबरा पीछे खड़ी थी। अकबर, किसका फोन है? साबरा ने पूछा। अम्मी खाला का है, आप जब तक बात करें, मैं नीलम को बुला कर लाता हूँ। नीलम अपने कमरे में सोने के लिए लेट चुकी थी। अकबर ने वाजदा के फोन की इतला दी। वो फौरन उठकर भागी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो साबरा वाजदा को समुंदर पर पेश आने वाले वाकयात की तफसील बता रही थी। नीलम को देखकर उसने जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म की और बोली, लो नीलम आ गई है, इससे बात कर लो। वाजदा को जो खुशी उनके पिकनिक पर जाने का सुनकर हुई थी, वो वहां पेश आने वाले वाकयात से हवा हो गई। नीलम ने रिसीवर पकड़कर अपने कान से लगाया। बड़े अदब से अपनी माँ को सलाम किया, फिर पूछा, अम्मी आप कैसी हैं? और मेरे अब्बू का क्या हाल है? हम दोनों ठीक हैं और तुम्हें याद करते हैं। वाजदा ने बड़ी मोहब्बत से कहा। मेरी आंखों में भी आप लोग हर वक्त समाये रहते हैं। नीलम की आंखें भीग गईं। नीलम तुम्हें देखने को बहुत जी चाहता है, क्या करूं? वाजदा ने बड़े इश्तियाक से कहा। अम्मी मेरा भी यही हाल है, मैं खुद यही चाहती हूं, नीलम ने कहा। नीलम तुम कुछ दिनों के लिए अकबर को लेकर लाहौर आ जाओ। अगर अकबर को फुर्सत ना हो तो मैं इन्हें भेज दूं, तुम्हें जाकर ले आएंगे, वाजदा ने तजवीज़ पेश की। ठीक है अम्मी, लेकिन इस मामले में दादा गफूर से पूछना होगा, नीलम ने कहा। नीलम फिर तुम ऐसा करो, जरा साबरा को फोन दो, मैं उनसे बात करती हूँ, वाजदा बोली। जी अच्छा अम्मी। ये कहकर नीलम ने रिसीवर साबरा की तरफ बढ़ाया। अम्मी आपसे बात करना चाहती हैं। फिर वाजदा और साबरा काफी देर तक फोन पर बात करती रही। नीलम को बहुत थकन हो रही थी और वो वहां से उठकर अपने बेडरूम में आ गई। उसे अभी लेटे हुए चंद मिनट ही हुए थे कि उसकी आंखों में नींद उतरी ही थी कि उसके कमरे में वो खुशबू फैलती हुई महसूस हुई। कमरे में खुशगवार धुआं भरने लगा। वो आ गया था। नीलम की नींद उड़ गई। वो फौरन उठकर बैठ गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और वो उसके बेड के नजदीक खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में बड़ा सहर था। नीलम उसकी तरफ बेखुदी में देखती रही। कहाँ जाने का प्रोग्राम बन रहा है? कर्ल ने सवाल किया। अम्मी चाहती हैं कि मैं उनके पास लाहौर हो आऊं, नीलम ने सादगी से जवाब दिया। यहाँ हमें अकेला छोड़ जाएंगी? कर्ल ने बड़ी मोहब्बत से सवाल उठाया। चंद दिनों की तो बात है, नीलम ने तसल्ली दी। नहीं नीलम, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। बड़ी मुश्किल से तो मैंने हालात को साजगार किया है। जब फिजा साजगार हो गई है तो तुम मुझे छोड़ जाना चाहती हो। मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। मैं अब तुम्हारी जुदाई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। नीलम तुम कान खोलकर सुन लो। तुम्हें चाहे गफूर जाने को कहे या फुरकान, लेकिन तुम कराची से जाओगी नहीं उस वक्त तक जब तक मैं तुमसे जाने को ना कहूं। तुम ये बात अच्छी तरह समझती हो कि मैं जो कुछ कह देता हूं उस पर अमल भी करवा लेता हूं। कर्ल ने किसी हद तक तहकमाना लहजा इख्तियार किया। मैं जानती हूं। नीलम ने उसे देखते हुए इस बात में गर्दन हिलाई। जानती हो तो फिर अनजान ना बनो। आज की रात हम दोनों के लिए बहुत अहम है। अब मैं चलता हूं। साबरा इस तरफ आ रही है, तुम लाहौर जाने से साफ इनकार कर दोगी। ये कहकर वो आईने में गायब हो गया। उसके गायब होते ही कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चंद लम्हों बाद साबरा कमरे में दाखिल हुई। कमरे में खुशबू फैली हुई थी। यह खुशबू आदमी को पागल कर देती। साबरा ने कमरे में आकर गहरे गहरे सांस ली और बोली, बड़ी प्यारी खुशबू है। कमरे में क्या स्प्रे किया है तुमने? जी मैंने कोई चीज स्प्रे नहीं की, नीलम ने साफ गोई से काम लिया। फिर यह खुशबू? वो कहते कहते रुक गई। उसकी नजर जलती मोमबत्ती पर पड़ी।
जलती मोमबत्ती को देखकर वो एकदम खौफजदा हो गई। उसने फिर खुशबू के बारे में कुछ ना पूछा। मैंने दादा गफूर से बात कर ली है, वो कहते हैं कि नीलम का लाहौर जाने में कोई हर्ज नहीं, चली जाए। कल उन्होंने बाबर को बुलाया है, शायद कोई तावीज़ वगैरह देंगे तुम्हारे लिए, साबरा ने बताया। लेकिन खाला, मैं लाहौर नहीं जाना चाहती, नीलम ने कहा। हैं, ये क्या कह रही हो तुम? साबरा ये सुनकर एकदम परेशान हो गई। आखिर क्यों? इस फैसले की वजह क्या है? वो नहीं चाहते कि मैं जाऊं, नीलम ने बड़े खोए हुए लहजे में कहा। लेकिन अकबर ने तो मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। वो तो तुम्हें लाहौर भेजने के लिए राजी है, बल्कि वो खुद तुम्हें लाहौर ले जाना चाहता है। मैं अकबर की बात नहीं कर रही, नीलम ने कहा। फिर किसकी बात कर रही हो? साबरा के चेहरे पर उलझन थी। मैं बात कर रही हूँ। नीलम कुछ बताते बताते एकदम खामोश हो गई। उसकी नजरें आईने पर जमी हुई थी। हाँ नीलम, बोलो, तुम कहते कहते रुक क्यों गई? साबरा ने उसका चेहरा गौर से देखा। सिंगार में इसके आईने की तरफ साबरा की पीठ थी, इसलिए उसे वो नजर नहीं आ रहा था जो नीलम को नजर आ रहा था। आईने में कर्ल था और वो हाथ के इशारे से उसे अपने बारे में बताने से मना कर रहा था। नीलम की आंखें बदस्तूर आईने पर जमी हुई थीं। साबरा ने इस कदर इन्हमाक से उसे आईने की तरफ देखते हुए पाया तो उसने गर्दन घुमाई। साबरा के गर्दन घुमाते ही कर्ल आईने से गायब हो गया। साबरा को वहां कुछ नजर न आया तो वो उसकी तरफ पलटी और बोली, हाँ नीलम, बताओ तुम किसकी बात कर रही थी? जी मैं तो किसी की बात नहीं कर रही थी, नीलम ने बड़ी सफाई से झूठ बोला। फिर तुम लाहौर जाने की तैयारी करो, अकबर खुद तुम्हारे साथ जाएगा। साबरा ने उसकी कैफियत के पेश नज़र उससे ज़्यादा बहस करना मुनासिब ना समझी। उसने अपनी बात कही और कमरे से निकल आई। नीलम ने भी उससे ज़्यादा उलझना पसंद ना किया। उसने उसकी बात सुनी और खामोश रही। वो जानती थी कि कर्ल की इजाज़त के बगैर दुनिया का कोई आदमी उसे लाहौर नहीं ले जा सकता। समुद्र में नहाने की वजह से उसके जिस्म पर रेत जमी हुई थी। कुछ देर आराम करने की वजह से किसी हद तक थकन खत्म हो गई। रेत की वजह से उसे बेचैनी हो रही थी, इसलिए उसने सोचा कि जाकर नहाए। वो अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गई। बाथरूम में वो बड़ी देर तक गर्म पानी का शावर लेती रही। नहाकर उसे बड़ा सुकून मिला। नहाते हुए उसे एक दो बार ये एहसास हुआ जैसे उसे कोई देख रहा है, लेकिन उसे नजर कुछ ना आया। वो इसे अपना वहम समझकर बाथरूम से बाहर आ गई। बाथरूम में एक कद्दे आदम आईना लगा हुआ था। उसने एक गहरी नजर आईने पर डाली। आईने के अंदर दूर तक कोई ना था। तब उसकी नजर अपने जिस्म पर जमकर रह गई। इस कदर हसीन जिस्म था, सांचे में ढला, तराशीदा, आंच देता हुआ। उसने घबराकर, कुछ शर्माकर अपने शोले बदन को तौलिए में लपेट लिया। जब वो बाहर निकली तो अकबर कमरे में मौजूद था। वो नहा धोकर आया था और मलेशिया कलर के रेशमी शलवार सूट में खासा चमक रहा था। दोनों ने एक दूसरे को चमकती निगाहों से देखा। नीलम ने अपने बालों को तौलिए में लपेटकर जूड़ा सा बनाया हुआ था। वो इस वक्त सुर्ख रंग के सूट में थी। उसका सफेद गुलाबी चेहरा जैसे नूर का हाला बना हुआ था। आदमी देखे तो बस देखता रह जाए। अकबर ने जब उसके सरापे पर नजर डाली तो उसके दिल में एक हुक सी उठी। वो उसके सामने होते हुए भी उससे किस कदर दूर थी। वो उसके लिए शजरे ममनू थी। वो इस शजर के साए में नहीं बैठ सकता था। ये उस पर कैसा जुल्म था। अचानक अकबर के दिल में एक उबाल सा उठा। दिमाग पर गुबार सा छाया। जुनून किसी कैफियत पैदा हुई। उसने सोचा वो क्यों ना आज हिम्मत करके शजरे ममनू को छू ले। वैसे वो इस तरह की कई कोशिशें माजी में कर चुका था और हर मर्तबा किसी अजाब में मुब्तला कर दिया गया। आज ही तो उससे मुआफ़ी मंगवाई गई थी। लेकिन इस वक्त नीलम को बाथरूम से बाहर आते देखकर जाने क्यों उसके जब्त के सारे बंधन टूट गए। वह शजरे ममनू को छूने चला था। अकबर की आंखों के रंग बदलते देखकर नीलम सहम सी गई। उसने जल्दी से अलमारी से शॉल निकालकर अपने जिस्म को अच्छी तरह लपेट लिया और चेहरे पर बला की संजीदगी तारी कर ली और उसकी तरफ से पीठ मोड़कर अपने गीले बालों को झटकने लगी। अकबर को उसकी यह हरकत अच्छी ना लगी। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके पीछे जा खड़ा हुआ। नीलम ने अचानक आईने पर निगाह डाली तो वो सहम सी गई। अकबर उसके पीछे खड़ा था। जाने अब क्या होने वाला था। ये अच्छा हुआ कि अकबर ने कुछ सोचकर उसे छूने का इरादा मुलतवी कर दिया। वो धीरे से बोला, नीलम। उसकी आवाज़ सुनकर नीलम ने पहले उसे आईने में देखा, फिर वो उसकी तरफ मुड़ गई। जी नीलम, लगता है जैसे तुम मेरी बीवी नहीं हो। उसके लहजे में बड़ा दुख था। ये क्या कह रहे हैं आप? नीलम ने उसकी आंखों में देखा। मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम्हारा रवैया कह रहा है। तुम दिन ब दिन तब्दील होती जा रही हो।
अब तुम में पहले जैसी बात नहीं रही। तुम मुझसे दूर होती जा रही हो। पहले मैं तुम्हारी आंखों में होता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी आंखों से मिटता जा रहा हूं। ये महज आपका एहसास है। नीलम ने ऐसे ही बात को टालने के लिए कहा। मैं आपकी हूं, हमेशा आपकी रहूंगी। नीलम, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, अकबर ने तड़प कर कहा। सब कुछ जानते हुए भी आप ऐसी बातें करती हैं। मैं बड़ा डरती हूं, खुदा न खास्ता आपको कोई बड़ा नुकसान न पहुंच जाए, नीलम ने घबरा कर कहा। बड़े नुकसान की बात सुनकर अकबर सहम सा गया। वो हर मर्तबा इस तरह की कोशिश के नतीजे में नित नए अजाबों में मुब्तला किया गया। मामू फुरकान ने बहुत वाज़ेह तौर पर नीलम से दूर रहने की तंबीह की थी और वो इस हदायत पर अमल भी कर रहा था। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि इस तरह की कोशिश में वो कभी कामयाब न हो सकेगा। कामयाब होने की बस एक ही सूरत थी कि नीलम को उस कबीज से निजात दिला दी जाए, और उस पर काबू पाना इतना आसान न था। दादा गफूर और मामू फुरकान जैसे लोग इस मामले में नाकाम हो चुके थे। उसकी तो बिसात ही क्या थी। अकबर का सारा जुनून झाग की तरह बैठ गया। उस पर एकदम उदासी का दौरा पड़ा। उसने नीलम को बेबसी और हसरत से देखा, फिर वो सर झुकाकर कमरे से निकल गया। नीलम ने उसे इस तरह जाते देखा तो उसका दिल दुख से भर गया। वो उसके जज्बात को अच्छी तरह समझती थी, लेकिन वो उसके लिए कुछ कर नहीं सकती थी। अकबर के इस तरह हसरत ज़दा अंदाज में लौट जाने के बाद नीलम ने गहरा सांस लिया और अपने खूबसूरत गीले बालों से जल्दी जल्दी पानी झटकने लगी। शाल उतारकर उसने बेड पर उछाल दी और अपने शानों पर तौलिया फैलाकर रेशमी खूबसूरत बालों को उस पर छोड़ दिया ताकि गीले बालों से कमीज गीली ना हो। अचानक उसकी नज़र बेड की चादर पर पड़ी। वो बेड के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा था। नीलम उसे देखकर एकदम जमकर खड़ी हो गई और उसे गौर से देखने लगी। उसे देखकर इस मर्तबा नीलम को जरा भी खौफ महसूस न हुआ। ये वही काला बिल्ला था जिसे देखते ही जिस समय कपकपी दौड़ जाती, लेकिन इस वक्त वो बड़े इत्मीनान से उसे देख रही थी। काले बिल्ले ने बेड के नीचे से निकलकर एक जोरदार अंगड़ाई ली और फिर वो नीलम के कदमों में लौटने लगा। काले बिल्ले का सख्त जिस्म उसकी नरम मुलायम टांगों से रगड़ खा रहा था। उसे गुदगुदी सी महसूस हुई। वह फौरन बेड पर बैठ गई। तब काले बिल्ले ने अपनी सुरख जुबान से उसके गोरे गोरे बेहद खूबसूरत पैरों को चाटना शुरू कर दिया। नीलम ने झुरझुरी सी ली। उसके बदन में आग सी लग गई। उसने एक कमजोर सी कोशिश की अपने पांव उठाने की, लेकिन वो कामयाब न हो सकी। उसकी आंखों में रंग उतरने लगे। एक नशा था जो उस पर छाए चला जा रहा था। फिर अचानक ही कमरे में राशिदा दाखिल हुई। उसके हाथ में चाय की प्याली थी। राशिदा ने अपने सामने जो मंजर देखा उसे देखकर वो कांप उठी। वो काला बिल्ला नीलम के पांव चाट रहा था और नीलम उस बिल्ले को पुरकैफ निगाहों से देख रही थी। राशिदा की आंखों में अंधेरा सा छा गया। टांगे लरज उठी, हाथ कांप उठे। प्याली फिसलकर कालीन पर गिरी और वो एक चीख मारकर उल्टे कदमों वापस भागी। राशिदा की चीख सुनकर नीलम ने अपनी मखमूर नजरें दरवाजे की तरफ उठाईं। उसने राशिदा को इस कदर बदहवास भागते देखकर उसे आवाज दी, राशिदा, राशिदा। लेकिन राशिदा भला कहाँ रुकने वाली थी। उसने साबरा के पास पहुंचकर ही दम लिया और जब उसने साबरा को वो सब बताया जो वो देख कर आ रही थी तो साबरा लरज कर रह गई। राशिदा के कमरे से भागने के बाद काले बिल्ले ने अपनी सुरख आंखों से नीलम को देखा और फिर बेड के नीचे घुस गया। चंद लम्हों बाद पूरा घर उसके कमरे में आ गया, लेकिन अब यहाँ कुछ ना था। नीलम आईने के सामने खड़ी अपने बालों में ब्रश कर रही थी। हाय नीलम, तुम ठीक तो हो? साबरा ने जल्दी से उसे अपने गले लगा लिया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीलम ने यह बात इस अंदाज से मुस्कुरा कर कही कि फिर कोई और सवाल करने की किसी में हिम्मत न पड़ी। कमरे में अब कोई चीज ना थी जिसके बारे में सवाल किया जाता। राशिदा ने जो मंजर देखा था उसके बारे में खुद नीलम को कुछ कहना चाहिए था, लेकिन वो चुप थी। उसकी चुप में बड़ी पुरस्रारियत थी। तब इन लोगों ने क्यास कर लिया कि राशिदा ने जो कुछ देखा था वो उसकी नज़र का फरेब था। ये कोई ना जान सका कि ये फरेब खुद नीलम ने दिया था। खुद नीलम को अपने आप पर हैरत थी। उसकी काले बिल्ले से रूह फना होती थी। वो उसकी आवाज़ सुन लेती या उसकी मनहूस शक्ल देख लेती तो लरज उठती। लेकिन आज जाने क्या हुआ था कि उसके दिल से काले बिल्ले का खौफ अचानक निकल गया। उसके कदमों में लौटता वो काला बिल्ला उसे अच्छा लगा। रात को हस्बे मामूल वो साबरा के कमरे में सोई। रात के वक्त नीलम के बेडरूम को लॉक कर दिया जाता था, तो आज भी कर दिया गया। नीलम बेड के किनारे पर थी, उसके बराबर साबरा थी और साबरा के इस तरफ राशिदा सो रही थी। इस रात नीलम को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी।
क्या हुआ नीलम, नींद नहीं आ रही क्या? साबरा ने उसे करवटें बदलते देखकर पूछा। जी, नीलम ने मुख्तसर सा जवाब दिया। नींद की गोली दे दूं? साबरा ने कहा। नहीं, नींद की गोली खाकर मेरी तबीयत अजीब सी हो जाती है, नीलम ने कहा। मैं सो जाऊंगी। आखिर कब तक नींद नहीं आएगी? आप सो जाएं। फिर साबरा को नींद आ गई। राशिदा पहले ही सो चुकी थी। नीलम को अभी तक नींद नहीं आई थी। सामने दीवार गिर घड़ी में 11:30 बज चुके थे। कुछ नीलम को नींद नहीं आ रही थी, दूसरा बार बार दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि यहां से उठकर अपने रूम में चली जाए। इस ख्वाहिश पर उसे खुद हैरत थी। यह ख्याल समुंदर की लहरों की तरह उसके दिल के किनारों से टकरा रहा था। यह ख्वाहिश उसके दिल पर सावन भादों की तरह बरस रही थी। कोई उसे बुला रहा था। फिर इस ख्वाहिश ने बिफरे समुंदर की शक्ल इख्तियार कर ली। तूफानी मौजें एक के बाद एक उस पत्थर दिल पर सर पटक रही थी। कोई उसे बुला रहा था। उसके दिमाग में कहीं दूर वो आवाज सुनाई दे रही थी, आओ नीलम, आओ नीलम, आओ नीलम। फिर उसे रहा ना गया, उसका दिल जैसे मचल उठा। वो उठकर बैठ गई। उसने साबरा और राशिदा के चेहरों पर नजर डाली। वो दोनों बेखबर सो रही थी। वो बुलावा जो खुशबू की तरह था, मुसलसल उसकी समात पर शबनमी कतरों की तरह बरस रहा था, उसे आवाज दे रहा था, आओ नीलम। इस बुलावे में किस कदर चाहत थी, किस कदर प्यास थी। वो खड़ी हो गई। एक मर्तबा फिर उसने राशिदा और साबरा के चेहरों पर नजर डाली। कमरे में बल्ब रोशन था। नीली रोशनी में दोनों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। वो गहरी नींद में थी। वो आवाज, वो खुशबू जैसी आवाज, बुलावा मुसलसल उसके दरे दिल पर दस्तक दे रहा था, आओ नीलम, आओ नीलम। अब वो किसी सहरज़दा मामूल की तरह चल पड़ी। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन फिर वो जा रही थी। दरवाजे से निकलते हुए उसने एक मर्तबा मुड़कर बेड पर नजर डाली और फिर आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका रुख अपने बेडरूम की तरफ था। उसे ये मालूम था कि रात को बेडरूम को मुकफ्फल कर दिया जाता है और चाबी कहाँ होती है ये उसे मालूम नहीं था। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि बेडरूम तो बंद होगा। इस ख्याल के आने के बावजूद उसके कदम रुके नहीं। वो सहरज़दा मामूल की तरह आगे बढ़ती रही। अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने हैंडल पर हाथ रखा तो दरवाज़ा फौरन खुल गया। वो खुशगवार हैरत के साथ कमरे में दाखिल हो गई और फिर उसने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर सहर हुई। वो सुबह कितनी क़यामत खेज थी। सबसे पहले साबरा की आंख खुली। घर में सबसे पहले वही उठती थी। दूध वाला गेट बजा रहा था। साबरा ने एक नज़र अपने दाएं बाएं देखा। राशिदा बेड पर मौजूद थी लेकिन नीलम नहीं थी। साबरा ने फिक्र न की। उसका ख्याल था कि वो बाथरूम में होगी। सबसे पहले उसने जाकर दूध लिया। किचन में जाकर हल्की आंच पर दूध रखा। सियान से अखबार उठाया और अपने कमरे में आ गई। नीलम अब भी बेड पर ना थी। साबरा ने खिड़की से पर्दा हटाया और बेड पर बैठकर अखबार देखने लगी। अखबार देखते देखते वो अचानक फिक्रमंद हो गई। नीलम अगर बाथरूम में होती तो अब तक निकल आती। वो कहाँ गई? साबरा ने अखबार एक तरफ डाला। वो तेजी से उठकर बाथरूम के दरवाजे पर गई। उसने हाथ से दरवाज़ा बजाया और अपने कान दरवाजे पर लगा दिए। अंदर से कोई आहट ना सुनाई दी। फिर उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। दरवाज़ा फौरन खुल गया। बाथरूम खाली पड़ा था, वहां कोई ना था। साबरा तेजी से वापस आई। उसने राशिदा को उठाया। राशिदा ने फौरन आंखें खोल दी और उठते हुए बोली, जी अम्मी, क्या हुआ? बेटी, वो नीलम नहीं है। अम्मी, वो घर में ही होंगी और कहाँ जाएंगी? मुझे तो खतरा महसूस हो रहा है। अम्मी, अब आपको तो हर वक्त खतरा महसूस होता रहता है। किस कदर डरपोक हो गई हैं आप। राशिदा ने खड़े होते हुए कहा, मैं देखती हूँ जाकर। राशिदा पूरे घर का चक्कर लगाई। उसने सब कमरे झांक लिए लेकिन नीलम का बेडरूम नहीं, क्योंकि वो रात को उसने खुद लॉक किया था। ये बात किसी के वहमो गुमान में भी ना आ सकती थी कि रात को उठकर वो अपने कमरे में चली जाएगी। अब राशिदा को भी फिक्र हुई। उसने साबरा से घबरा कर कहा, अम्मी, नीलम भाभी तो घर में कहीं नहीं। राशिदा, तू जाकर जरा अकबर को उठा, मैं बाबर को उठाती हूँ। साबरा पुरतशवीश लहजे में बोली। दोनों के कमरे मुखालिफ सिमतों में थे। राशिदा गेस्ट रूम की तरफ भागी। साबरा ने बाबर के कमरे का रुख किया। रास्ते में नीलम का बेडरूम पड़ता था। साबरा ने चलते चलते ऐसे ही उसके दरवाजे पर लगे हैंडल को घुमाकर देखा। दरवाज़ा फौरन खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही कमरे के अंदर से बड़ी मसूरकुन खुशबू आई। साबरा ने जल्दी से पूरा दरवाज़ा खोल दिया। उसकी हैरत की इंतहा न रही।
कालीन पर गुलाब की पत्तियों की कोई 1 फुट ऊंची तह जमी हुई थी। पूरे कमरे में गुलाब की पत्तियों का फर्श बिछा था। बेड पर भी ढेरों गुलाब की पत्तियां बिछी हुई थी और उस गुलाब की पत्तियों के नरम और खुशबूदार फर्श पर नीलम लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर ताजगी और आसूदगी थी। वह बड़ी पुरसुकून नींद सो रही थी। इतने में अकबर घबराया हुआ कमरे में दाखिल हुआ। कहाँ गई नीलम? फिर बाबर परेशान होता कमरे में आया। साबरा, क्या हुआ? कमरे में जो दोनों ने कदम रखा तो गुलाब की पत्तियों ने उनका स्वागत किया। महकता हुआ गुलाब की पत्तियों का दबीज बिस्तर, जलती हुई शमा, होंठों पर मुस्कुराहट सजाए सोती हुई नीलम। कितनी कहानियां थी जो आप ही आप दिल में जन्म ले रही थी, होंठों से फिसल रही थी। ये अनकही कहानियां जो रात का फसाना बड़े संजीदा लहजे में बयान कर रही थी। इन कहानियों को सुनकर, बातों को महसूस करके अकबर के दिल पर छुरी सी चल रही थी। ये सब क्या था? ये सब क्या हो गया था? साबरा पर लर्जा तारी था। बाबर महवे हैरत था। राशिदा की कुछ समझ में ना रहा था। सबके सब सोई हुई नीलम को इस तरह देख रहे थे जैसे वहां नीलम ना हो, नीलम की लाश पड़ी हो। ये अलग बात है कि कोई रो नहीं रहा था या सब रो रहे थे। अचानक नीलम ने अपनी आंखें खोल दी। ये नीलम की आंखें न थीं, ये किसी और की आंखें थीं। लाल अंगारा। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? देखते नहीं कि यहाँ दुल्हन लेटी है? आप लोग जाएं यहाँ से, इसे आराम करने दें। ये नीलम की आवाज न थी, ये किसी और की आवाज थी। यह सैयदपुर के जिन की आवाज थी। ये सुनकर सबसे पहले साबरा भागी, उसके बाद राशिदा, फिर कमरे से बाबर निकला, उसके बाद अकबर। कोई 11 बजे तक दुल्हन कमरे में आराम करती रही। फिर वो खुद ही कमरे से बाहर आ गई। वह सफेद जोड़ा पहने हुए थी, गले में बेशकीमत हीरे का हार था। वो अपने कमरे से निकलकर खामोशी से साबरा के कमरे में चली गई। नीलम किसी से एक लफ्ज न बोली, ना ही किसी ने उससे कुछ पूछने की कोशिश की। नीलम के कमरे की जब सफाई की गई तो उसमें से मनो गुलाब की पत्ती बरामद हुई। जब बेड पर से गुलाब की पत्तियों को साफ किया गया तो एक और हैरत अंगेज बात सामने आई। पूरे बेड पर नोटों की गड्डियां बड़े सलीके से बराबर बराबर रखी हुई थी। जब बाबर ने उन नोटों की गड्डियों को शुमार किया तो कुल रकम 25 लाख बनी, 1 करोड़ की चौथाई। शुबा हुआ कि ये नोट जाली होंगे, लेकिन ये शुबा भी गलत निकला। वो करेंसी खरी और सच्ची थी। इस सारे वाक्य की मामू फुरकान को इतला दी गई। मामू फुरकान दुकान से सीधे गुलशन पहुंचे। अभी वो गेट पार करके घर में दाखिल हो ही रहे थे कि नीलम अंदर से एकदम बिफरी हुई बरामद हुई। वो सख्त गुस्से में थी। फुरकान, तू क्यों आया है? जा वापस चला जा और आइंदा इस घर की दहलीज पार ना करना, वरना तुझे वो सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। नीलम अपनी लाल लाल आंखें निकाले मर्दाना आवाज में बोल रही थी। मामू फुरकान को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि वो उनका कुछ न बिगाड़ सकेगा। वो हर तरह से महफूज थे, लेकिन उनके घर वाले तो महफूज न थे। वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था, कोई भी शोभा दिखा सकता था। वो पहले ही भुगते हुए थे, इसलिए उन्होंने इस वक्त उससे उलझना मुनासिब न समझा। वो उल्टे पांव घर से वापस निकल गए। मामू फुरकान के इस तरह चले जाने से घर वालों पर जैसे औस पड़ गई। वो मायूस होकर खौफ में मुब्तला हो गए। मामू फुरकान के चले जाने के बाद नीलम ने बारी बारी अपनी अंगारा आंखों से सबको घूरा और फिर मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। उसकी मुस्कुराहट से खबासत टपक रही थी। अकबर का आज लाहौर जाने का प्रोग्राम था। जहाज के टिकट लेने से पहले उसने एक मर्तबा नीलम से लाहौर चलने के लिए पूछा। नीलम, मैं रिजर्वेशन करवाने जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं, समझे? नीलम ने जब मर्दाना आवाज में आंखें घुमाकर समझे कहा तो अकबर को पसीना आ गया। बाबर ने लाहौर फोन कर दिया कि नीलम नहीं आ सकेगी। साथ ही वाजदा को सारे हालात से आगाह कर दिया। वाजदा और फयाज हुसैन घबराकर दूसरे दिन कराची पहुंच गई। नीलम अपने माँ बाप को देखकर उनसे लिपट गई और लिपटी हुई बहुत देर तक सिसक सिसक कर रोती रही। वाजदा की बुरी हालत थी। वो बार बार नीलम का सर अपने कांधे से उठाकर उसकी पेशानी और रुखसारों को चूमती और फिर मेरी जान मेरी बेटी कहकर उसे अपनी बाहों में समेट लेती। नीलम अगरचे वाजदा की सगी बेटी ना थी, लेकिन उसने हमेशा उसको सगा ही समझा, या शायद सगों से भी ज्यादा। उसने उसे बड़ी तवज्जो और बड़े प्यार से पाला था। नीलम के अगर कांटा भी चुभ जाता तो वाजदा को महसूस होता जैसे उसके अपने दिल में छुरी घुस गई हो। नीलम के बारे में उसे फोन पर जो कुछ मालूम हुआ उसे उसने भौला कर रख दिया। वो बड़ी देर तक उसको इसी तरह चूम चूम कर रोती रही। जब कुछ ज्यादा ही देर हो गई तो फयाज हुसैन ने माँ बेटी को आहिस्तगी से अलग किया।
नीलम माँ से अलग हुई तो वो अपने बाप से लिपट गई। अब फयाज हुसैन भी अपने आंसू जब्त न कर सके। फिर बड़ी मुश्किलों से ये आंसुओं की बरसात बंद हुई। साबरा नीलम और वाजदा को लेकर अपने कमरे में आ गई। बाबर फयाज हुसैन को लेकर ड्राइंग रूम चला गया। अकबर कभी माँ के पास बैठ जाता, कभी वो बाप के पास चला जाता। दोनों जगह एक ही कहानी चल रही थी। दोपहर का खाना खाकर जब सब लोग इकट्ठा हुए तो नीलम अचानक बैठे बैठे झूमने लगी। फिर झूमते झूमते नीलम ने एकदम सर उठाया और वाजदा की तरफ टिकटिकी बांधकर देखते हुए बोली, अम्मी। हाँ बेटा बोलो। वाजदा सोफे से नीचे उतर आई और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कालीन पर उसके साथ बैठ गई। अम्मी आप अनारकली की चाट खाएंगी? नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी आवाज बदली थी ना आंखें। बेटा अनारकली लाहौर में है और लाहौर यहाँ से बहुत दूर है। वाजदा ने कहा। ये सब मुझे ना बताएं, आप खाने का इकरार करें। अच्छा, अगर मैं खाने का इकरार करूं तो क्या तुम मुझे चाट खिला दोगी? जी बिल्कुल, नीलम ने बड़ी बेनियाजी से कहा, जैसे कोई बात ही ना हो। लेकिन कैसे? वाजदा ने सवाल किया। ऐसे। नीलम ने यह कहकर अपना सीधा हाथ आगे फैलाया तो उस पर चाट की प्लेट नमूदार हो गई। ले अम्मी खाएं। नीलम ने प्लेट वाजदा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वाजदा ने हैरतजदा होकर प्लेट ले ली। फिर उसने प्लेट में रखे हुए चमचे से चाट खाई। ये चाट की प्लेट वाकई अनारकली की उस मखसूस दुकान की थी जहां वो अक्सर चाट खाया करते थे। उस दुकान की चाट का जायका ही अलग था। फिर नीलम बार बार अपना हाथ फिजा में फैलाती रही। हर बार उसकी हथेली पर एक प्लेट नमूदार हो जाती। जब सब लोगों के लिए चाट की प्लेट मुकम्मल हो गई तो आखिर में उसने अपने लिए चाट की प्लेट मंगवाई। फिर वह मज़े ले लेकर चाट खाने लगी। वाजदा और फयाज 2 दिन कराची में रहे। वो नीलम को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, लेकिन नीलम लाहौर जाने के लिए तैयार न थी। इन 2 दिनों में मुतअद्दिद बार वाजदा ने नीलम से लाहौर जाने के लिए कहा। पहले तो वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर टालती रही, लेकिन जब वाजदा का असरार बढ़ा और उसने फैसला कुन अंदाज में नीलम से पूछा, हाँ भाई नीलम तुम्हारे अब्बू को रिजर्वेशन के लिए भेज दूं? तो उसे एकदम जलाल आ गया। उसकी आंखें उसकी न रही, उसकी आवाज़ उसकी न रही। आंखें लाल अंगारा हो गईं और आवाज़ मर्दाना। अरे बेवकूफ़, क्यों अपनी जान की दुश्मन हुई है? तू नीलम को लाहौर ले जा ना सकेगी, क्यों खामखा इसे परेशान कर रही है? तेरी नीलम से मुलाकात हो गई, इसे बहुत जान, जा अपना रास्ता ले। जैसी आपकी मर्जी, आप नाराज ना हो। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ इसे कहीं नहीं ले जाऊंगी, वाजदा ने बड़ी फर्मा बरदारी से कहा। बस फिर ठीक है, तू लौट जा। इस तंबीह के बाद वाजदा ने फयाज हुसैन से वापस चलने को कहा। फयाज हुसैन कुछ और ही सोच रहे थे। उसने अपने दिल की बात वाजदा से कही, हम क्यों ना नीलम को कुछ बताए बगैर इसे अपने साथ ले जाएं? अरे नहीं फयाज, ऐसा गजब ना करना, वो हमें बर्बाद कर देगा, वाजदा ने सहम कर कहा। फिर वो दोनों बेबस होकर लाहौर वापस लौट गए। पिछली मर्तबा दादा गफूर ने नीलम को जाने से मना कर दिया था, तो इस मर्तबा सैयदपुर का जिन आड़े आ गया। वाजदा और फयाज हुसैन के जाने के बाद नीलम ने फिर से पुरस्कार खामोशी इख्तियार कर ली। कोई उससे लाख सवाल करता, अगर उसका जी चाहता तो जवाब देती, वरना होंठ सिए बैठी रहती। शाम को बैठे बैठाए उसे जाने क्या सूझी कि अपना अरूसी जोड़ा निकाल कर इस्त्री करने लगी। राशिदा ने उसे जोड़ा इस्त्री करते देखा तो साबरा को जाकर बताया। साबरा भागी हुई नीलम के कमरे में आई। अब वो दुपट्टे पर इस्त्री फेर रही थी। ये क्या कर रही हो नीलम? अपना जोड़ा इस्त्री कर रही हूँ। क्यों नीलम? पहनूंगी, आज शादी का जोड़ा पहनने को जी चाह रहा है, नीलम ने सादगी से कहा और फिर अपने काम में मगन हो गई। वो बड़ी बेनियाजी से अपने कपड़े इस्त्री करने में मगन थी। उसने पलटकर यह भी ना देखा कि साबरा कमरे में मौजूद है या वापस चली गई। साबरा सिंगार मेज पर जलती हुई मोमबत्ती को गौर से देख रही थी। ये अजीब शमा थी, इसे जलते हुए कई दिन हो गए थे, मगर मजाल है जो जरा सी भी पिघली हो। जाने वो किस मोम की बनी थी। नीलम, साबरा ने धीरे से पुकारा। जी? नीलम ने पीछे मुड़कर देखे बगैर कहा। बेटी ये कपड़े तुम क्यों इस्त्री कर रही हो? क्या अकबर ने कहा है? साबरा ने सवाल किया। नहीं, अकबर ने कुछ नहीं कहा। वो क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कह सकते, नीलम ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। फिर आज अचानक अरूसी जोड़े का कैसे ख्याल आ गया? साबरा ने कुरीदा। उनकी ख्वाहिश है कि आज मैं दुल्हन के रूप में उनके सामने जाऊं, नीलम ने आहिस्तगी से कहा। उनकी? साबरा की पेशानी पर बल पड़ गए। अकबर की बात कर रही हो? अरे नहीं, नीलम ने इस्त्री करते हुए साबरा को मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, एक अजीब सा हिजाब था।
फिर किसकी बात कर रही हो? साबरा ने फिक्रमंदी से कहा। मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जो सामने खड़े हैं, नीलम बड़े पुरस्कार अंदाज में बोली। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं। साबरा ने सिंगार मेज के आईने में देखा, लेकिन उसे वहां कोई नजर न आया। लेकिन वह खौफ में जरूर मुब्तला हो गई। फिर अचानक उसकी नजर जलती हुई मोमबत्ती पर पड़ी, तो उसने देखा कि मोमबत्ती के बराबर वह खौफनाक काला बिल्ला इत्मीनान से बैठा अपने अगले पांव चाट रहा है। काले बिल्ले को देखकर साबरा की सिट्टी गुम हो गई। वह फौरन तेजी से कमरे से निकल आई। साबरा के जाने के बाद काले बिल्ले ने सिंगार मेज से छलांग लगाई और नीलम के कदमों में लौटने लगा। नीलम को जरा भी डर न लगा। वो अपना काम करती रही और वो अपना काम करता रहा, उसके कदमों में लौटता रहा। रात का खाना खाने के बाद नीलम अपने कमरे में चली गई। नीलम को अपने कमरे में जाते देखा तो राशिदा ने फौरन साबरा को बताया, नीलम भाभी अपने कमरे में गई हैं। लेकिन रात को तो वो कभी अपने कमरे में नहीं गई। साबरा ने हैरत ज़दा होकर कहा, अब जाने लगी हैं। राशिदा बोली, जरा देखो तो क्या कर रही है। साबरा ने हदायत की। अच्छा, देखती हूँ। ये कहकर राशिदा ने नीलम के कमरे का रुख किया। कमरे का दरवाजा बंद था, लॉक ना था। राशिदा ने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर झांका। कमरे में नीलम का कहीं पता ना था। राशिदा को बड़ी हैरत हुई कि नीलम अचानक कहाँ गायब हो गई। अभी तो उसने अपने कमरे में दाखिल होते देखा था। वो ये सोच ही रही थी कि नीलम कहाँ गायब हो गई। बाथरूम का दरवाजा खुला। नीलम अरूसी जोड़ा पहने वहां से बरामद हुई। अगरचे नीलम ने राशिदा को दरवाजे में खड़े देख लिया था, लेकिन उसने इस तरफ कोई तवज्जो न दी। वो बड़े इत्मीनान से सिंगार मेज के सामने स्टूल पर बैठ गई और अपने बालों में ब्रश फेरने लगी। बालों को संवार कर उसने मेकअप करना शुरू कर दिया। राशिदा ने दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया और फिर तेजी से चलती हुई साबरा के पास पहुंची। शादी का जोड़ा पहन चुकी हैं और अब मेकअप कर रही हैं। राशिदा ने रिपोर्ट पेश की। क्या हो गया है इस लड़की को? साबरा ने झुंझला कर कहा, पता नहीं अम्मी। भला बताओ, ये सोने का वक्त है या बनाओ सिंगार का? वह सोने के बजाय दुल्हन बनने में लगी है। साबरा ने जरा तेज लहजे में कहा, जरा उससे पूछ, क्या आज रात वो अपने कमरे में ही सोएगी? अम्मी, आप जाकर खुद पूछ लें, मुझे उनके कमरे में जाते हुए डर लगता है। अच्छा छोड़, उससे क्या पूछना, उसने सोना होगा तो खुद ही आ जाएगी हमारे कमरे में। साबरा ने लापरवाही से कहा। असल बात यह थी कि खुद उसमें हिम्मत न थी कि नीलम के कमरे में जाकर बात करे। रात को 11 बजे के करीब अकबर बाहर से वापस आया। राशिदा ने गेट खोला। अकबर भाई, एक बात बताऊं आपको? राशिदा से रहा ना गया। उसने फौरन रिपोर्ट पेश करने की इजाजत चाही। हाँ जी, जरूर बताएं, अकबर ने खुश दिली से कहा। नीलम भाभी आज दुल्हन बनी बैठी हैं। राशिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ है वो? अकबर ने पूछा। अपने बेडरूम में, राशिदा ने बताया। अच्छा, मैं देखता हूँ खुद जाकर, अकबर ने कहा। अकबर सीधा अपने बेडरूम की तरफ गया। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो वो अंदर से लॉक था। उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों के इंतजार के बाद दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही कमरे से खुशबू का एक झोंका आया। अकबर ने कदम अंदर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नीलम ने उसे फौरन रोक दिया और बड़े गुस्से से बोली, क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। फिर उसने अकबर को पीछे धकेल कर दरवाजा बंद कर लिया। अकबर ने अंदर से चिटखनी चढ़ाए जाने की आवाज सुनी। अभी वो सोच ही रहा था कि दरवाजा फिर से खटखटाए या वापस चला जाए। इतने में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये साबरा थी। उसने बड़ी नरमी से अकबर का हाथ थामा और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। आ जाओ बेटा, साबरा ने आहिस्तगी से कहा। अकबर एक गंभीर खामोशी के साथ अपनी माँ के हमरा चलाया। वो रात अकबर ने जैसे कांटों पर गुजारी। कभी वो उठकर बैठ जाता, कभी टहलने लगता, फिर टहलते टहलते दम से बेड पर गिर पड़ता और किसी जख्मी परिंदे की तरह बिस्तर पर तड़पने लगता। उसे जब भी नीलम का ख्याल आता, उसके दिमाग में आंधी सी चलने लगती। वो दुल्हन का रूप धारे दूसरे कमरे में बंद थी और वो यहाँ कांटों पर लौट रहा था। शादी से पहले अकबर ने कभी ख्वाब आवर गोली का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन शादी के बाद वो अक्सर गोलियों का इस्तेमाल करने लगा। नींद ना आती तो वो टीवी ट्रॉली को अपने कमरे में खींच लाता और कोई फिल्म देखने बैठ जाता। लेकिन होता यूं कि उसकी आंखें टीवी स्क्रीन पर होती, लेकिन दिमाग कहीं और होता। पिछले वाकयात, गुजरे हुए हादसात उसके दिमाग की स्क्रीन पर नजर आ रहे होते। तब वो झुंझलाकर टीवी बंद कर देता और एक ख्वाब आवर गोली खाकर सो जाता। आज उसके दिल पर इस कदर बोझ था कि उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। उसके कमरे में एक दिलचस्प इंग्लिश फिल्म पड़ी थी। वो उसे देखने के लिए आज लाया था, लेकिन इस वक्त इस फिल्म को देखने को जी नहीं चाह रहा था।
जब जहनी उलझन और दिल का दर्द मजीद सवा हुआ तो उसने शीशी से एक नहीं 4 गोलियां निकाली। बाथरूम में जाकर पानी से गिलास भरा और 2-2 करके गोलियां पानी से निकल ली। 4 गोलियां खाते ही एकदम जिस्म में सनसनी सी फैल गई। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने बिस्तर पर आया और ढेर हो गया। उसने बमुश्किल लिहाफ ओढ़ा और उसे अपनी आंखों के सामने गहरा अंधेरा महसूस हो रहा था। हालांकि कमरे में ट्यूब रोशन थी, उसे पसीना आ रहा था और वह खुद को नरम नरम रुई में धंसता महसूस कर रहा था। फिर उसे गिरदो पेश का होश न रहा। होश तो नीलम को भी ना था। उसकी रात किस तरह गुजरी थी यह शायद उसे भी मालूम ना था। अकबर नींद की 4 गोलियां खाकर मदहोश हुआ था तो नीलम के उस मसूर कुन खुशबू ने होश छीन लिए। सुबह जब नीलम की आंख खुली तो उसके जिस्म में सख्त दर्द था। जिस्म टूट रहा था, तप रहा था। आंख खुलने के बावजूद उससे उठा ना गया। उसके हाथ पांव से जैसे किसी ने जान निकाल ली थी। वो खासी देर अपने हाथ पांव ढीले छोड़े लेटी रही और गुजरी रात के बारे में सोचती रही। सुबह को जब अकबर काफी देर तक अपने कमरे से निकलकर बाहर ना आया तो साबरा को फिक्र हुई। नाश्ता मेज पर लग चुका था। बाबर अली नाश्ता कर रहा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। ये अकबर कहाँ रह गया? बिलाखिर उसने पूछा, आज नाश्ता नहीं करेगा? अकबर अपने कमरे में है, शायद सो रहा है, मैं देखती हूँ जाकर। ये कहकर साबरा उठ गई। अब्बू आपको चाय दूं? साबरा के जाने के बाद राशिदा ने पूछा। हाँ बेटा, आधा कप दे दो। बाबर अली ने अपना खाली कप उसके सामने रखा और बोला, नीलम भी नजर नहीं आ रही। भाभी आजकल देर से उठती हैं, वो अपने कमरे में सो रही हैं, राशिदा ने बताया। अच्छा, बाबर अली ने कहा और कुछ सोचने लगा। सुने, अचानक साबरा की घबराई हुई आवाज आई। जरा अकबर को देखें, उसको क्या हो गया है, या अल्लाह खैर। बाबर ने फिक्रमंद होकर कहा और फौरन उठ गया। क्या हुआ? वो बिल्कुल बेसुध पड़ा है, जैसे बेहोश हो, साबरा ने बताया। बाबर अली तेजी से गेस्ट रूम पहुंचा। अकबर वाकई इतनी गहरी नींद में था कि उस पर बेहोशी का गुमान होता था। बाबर अली ने उसका सर हिलाकर कई आवाजें दी। अकबर, अकबर, बेटे अकबर। बाप की आवाज सुनकर अकबर ने बमुश्किल आंख खोली। खाली खाली नजरों से उसे देखा और फिर चंद सेकंड्स बाद आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें सुरख अंगारा हो रही थी, नींद से बोझल थी। उसको दोबारा सोते देखकर बाबर अली ने उसे फिर हिलाया। बेटे अकबर उठो, क्या शोरूम नहीं जाना? बाप की आवाज सुनकर एक मर्तबा उसने फिर आंख खोली और आंखें चढ़ाकर बोला, और उसकी आंखें फिर बंद हो गई। ये क्या हो गया है इसे? बाबर अली साबरा से मुखातिब हुआ। इस कदर गहरी नींद? कहीं इसने ख्वाबावर गोली तो नहीं खा ली? कई रातों से बेख्वाबी का शिकार था। मैंने ही इसे एक गोली लेने का मशवरा दिया था, साबरा ने बताया। मुझे लगता है इसने एक साथ कई गोलियां खा ली हैं। एक गोली इस कदर गहरी नींद नहीं लाती, बाबर अली ने अकबर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। उस दिन कोई 12 बजे के करीब उसकी आंख खुली, वो भी राशिदा के शोर मचाने पर। अकबर भाई उठे ना, आखिर कब तक सोएंगे? अकबर उसकी आवाज पर उठकर बैठ गया, लेकिन बैठा बैठा फिर झूमने लगा। उसकी आंखों में अब भी नींद भरी थी। उसे अपना जिस्म शिकस्ता सा महसूस हो रहा था। गला बेहद खुश्क था, जुबान पर कांटे से चुभ रहे थे। ठहरिए, मैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसे नहीं खुलेंगी आपकी आंखें। इधर आप सोए हुए हैं, उधर नीलम भाभी भी सोई हुई हैं। दोनों को गरम गरम चाय देती हूँ, फिर शायद दोनों की नींद उड़ जाए। नीलम का नाम सुनकर अकबर की नींद फौरन उड़ गई। उसे गुजरी रात का फसाना याद आ गया। नीलम का दुल्हन बनना, कमरे में बंद होना और उसे धुतकार देना। नीलम की वो घुसीली आवाज अब भी कानों में पिघले हुए शीशे की तरह घुस रही थी। क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। राशिदा चाय बनाने से पहले ठंडा पानी पिलाना, मेरा हलक खुश्क हो रहा है, अकबर ने राशिदा से कहा और अपना गला हाथ से मसलने लगा। इतनी सर्दी में ठंडा पानी पिएंगे आप? राशिदा ने हैरत से कहा। राशिदा बहस न कर, अकबर ने डांट कर कहा। अच्छा लाती हूँ, गुस्सा तो ना हो, राशिदा ने जल्दी से कमरे से निकलते हुए कहा। राशिदा चंद लम्हों में फ्रिज से एक ठंडी बोतल निकाल लाई। गिलास भरकर उसने अकबर को पानी दिया। अकबर ने यख पानी को इतनी तेजी से घटाघट पिया कि राशिदा हैरान रह गई और अकबर ने गिलास आगे बढ़ाया। इस तरह अकबर ने 3 गिलास ठंडे पानी के पिए और फिर बाथरूम में मुंह हाथ धोने के लिए चला गया। मुंह हाथ भी उसने ठंडे पानी से धोया। मुंह धोते हुए उसे ख्याल आया कि रात को उसने 4 ख्वाबावर गोलियां खाई थी। फिर फौरन ही उसके जहन में एक सवाल उभरा, क्या यह खुदकुशी की कोशिश थी? उसके जहन ने इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया, लेकिन जमीर के किसी गोशे से आवाज आई, शायद ऐसा ही हो। अगर वाकई ऐसा था तो यह बड़ा खतरनाक रुझान उसके अंदर परवरिश पा रहा था।
नाश्ते की मेज पर जब अकबर पहुंचा तो राशिदा टिकोजी से केतली ढके उसका इंतजार कर रही थी। मेज पर साबरा भी मौजूद थी। उसने अभी ठीक से नाश्ता नहीं किया था, बस शौहर के साथ एक कप चाय पी थी। अकबर के कुर्सी पर बैठने के बाद राशिदा ने अंडे की प्लेट उसके सामने रखी और एक टोस्ट पर मक्खन लगाने लगी तो अकबर बोला, नहीं राशिदा, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। क्यों अकबर, 12 बजे उठे हो, अब भी भूख नहीं लगी? साबरा ने पूछा। नहीं अम्मी, इस वक्त कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा, कुछ अजीब सी तबीयत हो रही है। एक बात बताऊं अकबर, देखो झूठ मत बोलना। जी अम्मी फरमाएं, आप जानती हैं कि मैं झूठ से नफरत करता हूँ। रात को तुमने कितनी गोलियां खाई थी? साबरा ने सवाल किया। जी 4, अकबर ने पूरी सच्चाई से जवाब दिया। गजब खुदा का, साबरा ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या हो गया है? इस बेवकूफ़ी का आखिर मकसद क्या था? तुम नहीं जानते कि इन गोलियों का कैसा सख्त रिएक्शन होता है? हाँ अम्मी मैं जानता हूँ, लेकिन अम्मी क्या आप मेरे रिएक्शन से भी वाकिफ़ हैं? मुझ पर क्या गुजर रही है उसे जानती हैं? मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज तुम्हें 4 इकट्ठी गोलियां खाने की ज़रूरत न पड़ती। साबरा ने अफसोस भरे लहजे में कहा। अम्मी मैंने आपकी क्या बात नहीं मानी? अकबर ने अपना सर खुजाते हुए कहा। कहाँ मानी? मैंने कहा था नीलम को तलाक दे दो, तुमने दी तलाक उसे। अम्मी छोड़ें इस बात को, अकबर ने बेनियाजी से कहा। क्यों इस बात को क्यों छोड़ दूं? इस घर में जो तबाही फैली है वो सिर्फ नीलम की वजह से फैली है। हमारा तो दिन रात का चैन हराम होकर रह गया है। अम्मी इसमें नीलम का क्या कसूर? ये वाकया किसी भी लड़की के साथ पेश आ सकता है। हमने तमाम दुनिया की लड़कियों का ठेका लिया हुआ है क्या? फर्ज करें अम्मी, खुदा ना करे ऐसा हो, अगर आपकी बेटी राशिदा इस अजाब में मुब्तला कर दी जाए तो आप उसे घर से निकाल देंगी? अरे तू तो उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया है, अहमकाना बातें करने लगा है। फिर जो तेरे जी में आता है कर, मुझसे क्यों पूछता है? ये कहकर साबरा गुस्से में भरी मेज से उठकर चली गई। राशिदा उसे सहमी सहमी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में शिकायत थी। माफ कर देना बहन, मैंने तेरे बारे में उल्टी सीधी बात कह दी। मेरा मकसद महज अम्मी को समझाना था। उनके पास सारे मसाइल का बस एक ही हल है, तलाक। लेकिन राशिदा मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। मैं उसको अपने से अलग नहीं कर सकता, ये मेरे बस में नहीं। मैं तो खुद अजाब झेल रहा हूँ। अम्मी से कहना मुझे मजीद अजाब में मुब्तला न करें। वो वाकई अजाब झेल रहा था और इस अजाब की शिद्दत का अंदाजा उसके सिवा किसी और को नहीं हो सकता था। किसी और को कैसे हो सकता था? जिस पर गुजरती है बस वही जानता है। ख्वाब आवर गोलियों की वजह से उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। नींद के असरात अभी बाकी थे, लेकिन उसने सोचा कि वो घर पर रहा तो उसका दिमाग मजीद सुन्न हो जाएगा। इसलिए वो कपड़े तब्दील करके शोरूम चला गया। नीलम जब अपने कमरे से नहा धोकर निकली तो अकबर घर से जा चुका था। वो सीधी किचन में गई। राशिदा ने उसे किचन में जाते देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे पहुंच गई। नीलम भाभी आप मेज पर चलें, मैं लाती हूँ नाश्ता, राशिदा ने कहा। नीलम चूल्हे पर केतली रखकर माचिस ढूंढ रही थी। राशिदा के आ जाने पर वो खामोशी से किचन से निकल आई और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उसने राशिदा से रस्मन भी ना कहा कि नहीं मैं खुद बना लूंगी नाश्ता। नीलम को बड़ी जबरदस्त भूख लगी थी। उसने डटकर नाश्ता किया, मामूल से कुछ ज्यादा ही खाया। फिर 2 कप चाय पीकर वो खामोशी से उठ गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। नीलम ने बड़ी पुरस्कार खामोशी इख्तियार कर ली। ज्यादातर उसका वक्त अपने बेडरूम में ही गुजरता। उसके बेडरूम में जाते हुए राशिदा हिचकिचाती। साबरा ने उस कमरे का रुख करना ही छोड़ दिया। राशिदा कभी कभार उसके कमरे में झांक लेती, लेकिन अब उसने भी जाना छोड़ दिया। उस कमरे में जाते हुए उसे अब खौफ महसूस होने लगा था। नीलम अब बहुत मुश्किल से ही किसी से बात करती। जो उसके सामने रख दिया जाता वो खा लेती और अपने कमरे में चली जाती। पहले वो किचन में राशिदा और साबरा का हाथ बटा लिया करती थी, लेकिन अब उसने किचन का रुख करना ही छोड़ दिया। लाई अम्मी मैं कर देती हूँ। आखिर तुम ये सब कब तक करोगी? ये सब काम नीलम को करने चाहिए, आखिर वो इस घर की बहू है। अम्मी वो इस काबिल कहाँ हैं कि कुछ काम कर सकें? उन्हें बैठे बैठे दौरा पड़ जाता है। क्या आपने उस दिन नहीं देखा था जब वो रोटियां पका रही थी? वो खड़े खड़े झूमने लगी थी और उनके दुपट्टे ने आग पकड़ ली। वो तो मैं इत्तेफाक से वहां पहुंच गई, वरना वो झुलस कर रह जाती, राशिदा ने कहा। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। अम्मी आपने क्या नीलम भाभी का चेहरा गौर से देखा है? नहीं तो क्यों? उनमें अब पहले जैसी बात नहीं रही। 10-15 दिन के अंदर उनके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई है। यूं लगता है जैसे हजारों जोंकें रोजाना उनका खून चूसती हों। चेहरे की शादाबी मांद पड़ गई है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें दीमक लग गई है।
राशिदा दीमक लकड़ी को लगती है, साबरा ने उसे टोका। अम्मी जाने क्यों उन्हें देखकर मुझे यही एहसास होता है जैसे उन्हें दीमक लग गई है। वो हर वक्त तो दुल्हन बनी रहती है, साबरा ने गुस्से से कहा। शुरू शुरू में उस वक्त से जब नीलम गुलाब की पत्तियों की सेज पर पाई गई, उसने ये वतीरा बना लिया था कि शाम होते ही वो नहाने धोने, कपड़े इस्त्री करने और दुल्हनों की तरह सजने लग जाती। रफ्ता रफ्ता इस शिद्दत में कमी आ गई। सजती संवरती वो आज भी थी, लेकिन दुल्हनों की तरह नहीं। इन 15 दिनों में उसमें बड़ी तब्दीली आई। उसका हुस्न मांद पड़ता जा रहा था। राशिदा का उसके बारे में ये ख्याल बिल्कुल सही था। वो वाकई किसी दीमक ज़दा लड़की की तरह दिखाई देने लगी। नीलम ने अकबर से भी बोलना छोड़ दिया। वो एक ही घर में रहते थे, लेकिन अजनबियों की तरह, उन सियारों की मानिंद थे जो एक ही सूरज के गिर्द घूमते हैं लेकिन आपस में कभी नहीं मिलते, एक दूसरे के सामने से खामोशी से गुजर जाते। एक दिन बाबर और अकबर शोरूम से वापस आए तो घर में हंगामा था। वो दोनों गाड़ी खड़ी करके फौरन घर के अंदर पहुंचे तो मालूम हुआ कि नीलम को दौरा पड़ा है। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो नीलम ने सर उठाया और मर्दाना करख्त आवाज में बोली, हाँ बाबर आ गया। अकबर तू भी आ गया। अब तुम दोनों आ गए हो तो एक बात गौर से सुन लो, तुम्हें इस घर को खाली करना होगा। घर खाली करना होगा? बाबर ने हैरत से पूछा। ये आप क्या कह रही हैं? हम जो कुछ कह रही हैं उस पर अमल करवाना भी जानते हैं। हमारे एक इशारे पर घर का सामान बाहर सड़क पर जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर तुम लोगों ने कल शाम तक ये घर खाली ना किया तो फिर देखना क्या तमाशा होता है। अकबर को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन बाबर ने उसे इशारे से सख्ती से मना कर दिया। लेकिन हम जाएं कहाँ? बाबर ने आहिस्तगी से कहा। जहन्नुम में। नीलम ने अपनी लाल लाल आंखों से बाबर को घूरा। लेकिन जनाब आप खुद सोचें, इतने कम वक्त में हमारा मकान खाली करना किस तरह मुमकिन होगा? मकान खाली करने के लिए दूसरा मकान ढूंढना होगा। इतनी जल्दी मकान कहाँ मिल जाएगा? अगर मिल भी गया तो मकान का सामान शिफ्ट करना इतना आसान ना होगा। आप 10-15 दिन का वक्त दे दीजिए, बाबर ने बड़ी आजिज़ी से कहा। बिल्कुल नहीं, कल शाम तक हर सूरत में मकान खाली करना होगा। मेरे लिए ये बहुत आसान है कि इस घर की हर चीज़ को जलाकर राख कर दूं, लेकिन मैं तुम लोगों का नुकसान नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम लोग किराए के मकान में रहो। इसलिए तुम लोगों को 25 लाख रुपए फराहम कर दिए हैं। इतनी रकम में इस इलाके में एक अच्छा मकान मिल जाएगा। अगर पैसों की कमी बेशी हो तो वो भी फराहम कर दिए जाएंगे। मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया है। ये रियायत भी मैं नीलम की वजह से दे रहा हूँ, वरना मैं चाहता तो मकान भी खाली हो जाता और तुम लोगों के हाथ भी कुछ ना आता। नीलम ने करख्त मर्दाना आवाज में कहा। जी बहुत बेहतर, हम हर कीमत पर कल शाम तक ये मकान खाली कर देंगे। बाबर अली ने बिला सोचे समझे हामी भर ली। हाँ ये हुई ना बात, नीलम ने खुश होकर कहा। वैसे अपने बेटे को भी समझाओ, इसके दिमाग में कीड़े रेंग रहे हैं। ये हमसे टक्कर लेने की सोच रहा है। ये चाहता है कि मकान खाली ना किया जाए। अरे नहीं जनाब, आप फिक्र ना करें, मैंने आपसे मकान खाली करने का वादा किया है। मैं कल शाम तक आपको मकान खाली करके दूंगा। सैयदपुर के जिन ने अकबर के बारे में बड़ी सही राय कायम की थी। उसे मकान खाली करके जाने के मसले पर शदीद गुस्सा था। वो किसी कीमत पर मकान छोड़ने पर राजी न था। वो उससे टकराने के बारे में सोच रहा था, जबकि बाबर अली ने खुद हथियार डाल दिए। बाबर ठंडे मिजाज का आदमी था। इतने अरसे में इस घर में जो हुआ था वो उसके सामने था। उसके नजदीक जिनकी बात मान लेना अक्लमंदी थी। नीलम जब नॉर्मल हो गई तो अकबर ने इस मसले पर बाबर से बात की। अब्बू आपने मकान खाली करने का वादा क्यों कर लिया? हम कल शाम तक किस तरह मकान खाली करेंगे? 12 घंटे में मकान की तलाश और फिर सामान की मुंतकली किस तरह मुमकिन है? देखें बेटा, सुबह क्या होता है, तुम परेशान ना हो, मैं सब भुगत लूंगा। लेकिन अब्बू हमें चाहिए कि हम मकान खाली ना करें। यह हमारा ज़ाती मकान है, आखिर हम इसे क्यों छोड़ें? वो खुद कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं हो जाता? अकबर तुम ज़रा गौर करो तो उसने हमें इस मकान का मुआवजा अदा कर दिया है। हमें नहीं चाहिए उसकी रकम। मैंने तो उस वक्त भी उसमें आग लगा देना चाहिए थी, मगर आपने रोक दिया। अकबर ने खफगी से कहा। मैंने ठीक किया था, देख लो, अब वो रुपया ही हमारे काम आएगा। हम इसके मुकाबले में एक अच्छा घर खरीद सकेंगे। रकम में अगर कमी बेशी हुई तो वो उसे पूरा करेगा। अब्बू मैं इस तरह नहीं सोचता, मैं रकम को हाथ भी नहीं लगाना चाहता। हमें उसकी रकम उसके मुंह पर मार देनी चाहिए। बेटे जोश से काम नहीं चलेगा, हमें होश से काम करना होगा। जज्बाती ना बनो, इस तरह मसला और खराब हो जाएगा। मैं उसे इश्तियाल में लाना नहीं चाहता, बाबर ने फैसला कुन अंदाज में कहा।
अकबर के लिए खामोशी के सिवा कोई चारा ना था। वो उठकर अपने कमरे में चला गया। अकबर की समझ में नहीं आ रहा था कि सैयदपुर का जिन क्या खेल खेल रहा था। वो इस मकान को क्यों खाली कराना चाहता था? क्या वो नीलम को छोड़ देना चाहता था? उसके सर से अपना मनहूस साया हटा लेना चाहता था? अगर ऐसा था तो फिर इस मकान को खाली कर देने में कोई हर्ज ना था। लेकिन अकबर का दिल जाने क्यों इस मफरूजे पर यकीन करने को तैयार ना था। इस जिन से इस बात की तवक्को करना कि वो खुद ब खुद नीलम को छोड़ जाएगा, ऐसा ही था जैसे किसी बिल्ली का चूहे को देखकर उसके पीछे ना भागना। पूरी रात अकबर को नींद न आई। वो कमरे में टहल टहल कर और बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर सोचता रहा। यहाँ तक कि मस्जिदों से आजानों की आवाज आने लगी। फिर जब बेदार होने का वक्त था तो अकबर की आंखों में नींद उतरने लगी। कुछ देर बाद ही गहरी नींद सो गया। बाबर खिलाफे मामूल आज पहले उठ गया। उसने साबरा को उठाया और दोनों मिलकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। मकान खाली करने के लिए शाम तक का वक्त था। अगर सिर्फ इन लोगों को ही मकान छोड़ना होता तो ये मसला इतना मुश्किल ना था। वो उठकर मामू फुरकान के घर चले जाते। उनका मकान अगरचे ज्यादा बड़ा ना था, फिर भी वहां किसी न किसी तरह गुजारा हो जाता। इसके अलावा एक दो ठिकाने और भी थे, लेकिन यहाँ मसला ये था कि मकान सामान समेत शिफ्ट करना था, और सामान भी इस घर में थोड़ा बहुत ना था। पहले ही क्या कम सामान था कि नीलम के जहेज ने रही सही कसर पूरी कर दी। साबरा ने मशवरा दिया कि आज का अखबार देखो। बाबर ने पहले बराए फरोख्त मकानों के इश्तिहार पर नजर दौड़ाई। उसके बाद किराए पर खाली मकानों के इश्तिहारात देखे। एक इश्तिहार उन्हें अपने मतलब का मिल गया। मकान गुलशन में ही था। इश्तिहार में दिए गए फोन पर बाबर ने बात की और फौरन ही साबरा को गाड़ी में बिठाकर मकान दिखाने के लिए ले गया। वो इस मकान को देखने आने वाले पहले किराएदार थे। जल्द ही सारे मामलात तय पा गए। जब वो वहां से वापस हुए तो खाली मकान की चाबी उनके हाथ में थी। बाबर और साबरा जब खाली घर की चाबी लेकर वापस पहुंचे तो अकबर अभी पड़ा सो रहा था। राशिदा ने घर का गेट खोला तो बाबर ने सबसे पहले अकबर के बारे में ही सवाल किया। अकबर उठा। नहीं अब्बू, वो तो सो रही हैं, राशिदा ने जवाब दिया। और नीलम? बाबर ने फिर पूछा। वो भी नहीं उठी, उनका कमरा बंद है, राशिदा ने बताया। अच्छा, जाकर अकबर को उठाओ। मकान का क्या बना अब्बू? राशिदा ने पूछा। मकान मिल गया है, यहाँ से करीब ही है और अच्छा है, बाबर ने बताया। खुदा का शुक्र है। राशिदा ने सुकून का सांस लिया और अकबर को उठाने चल दी। जब वो अकबर के कमरे में पहुंची तो दरवाजे में ही ठिठक गई। उसने जो मंजर देखा वो बड़ी हद तक नाकाबिल यकीन था। उसने जल्दी अपनी आंखों का मसला, मगर वो मंजर गायब ना हुआ। राशिदा जब घर का गेट खोलने गई थी तो उस वक्त तक नीलम का कमरा बंद था। नीलम अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, लेकिन इस वक्त नीलम अकबर के कमरे में मौजूद थी। वो बेड पर अकबर के सरहाने बैठी थी। अकबर बेसुध सो रहा था। नीलम उसके चेहरे को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। उसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। शायद वो अकबर के बालों में अपनी मखरूती उंगलियां फेरना चाहती थी। दरवाजे पर आहट पाकर नीलम एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी और बड़ी तेजी से कमरे से निकल गई। राशिदा ने उसके चेहरे पर नुमाया तौर पर घबराहट देखी। नीलम ने राशिदा से कोई बात न की, बल्कि नजरें भी ना मिलाईं। वह नजरें बचाकर उसके सामने से गुजर गई। राशिदा ने भी उससे बात न की। उससे कोई बात हो ही नहीं सकी। वो नीलम को अकबर के सरहाने देखकर परेशान हो गई थी। नीलम के कमरे से चले जाने के बाद उसने अकबर को जोर जोर से हिलाकर उठाया। अकबर, अकबर भाई। क्या हो गया राशिदा, खैरियत तो है? अकबर ने आंखें खोली और हैरान होकर उसे देखने लगा। अकबर भाई जल्दी उठें, आपको अब्बू बुला रही हैं। हमें मकान मिल गया है, मकान मिल गया है, अकबर ने उठते हुए कहा। कैसे मिल गया? वो हैरान था। वो आपको अब्बू बताएंगे, चलें जल्दी। राशिदा ने उसका मकान पकड़कर खींचा। और हाँ, आपको हैरत अंगेज बात बताऊं? हाँ बताओ, अकबर खड़ा होते हुए बोला। मैं जब कमरे में आई तो राशिदा बताते रुक गई। वह फैसला ना कर पाई कि यह बात भाई को बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन तीर क्योंकि कमान से निकल चुका था, लिहाजा अकबर ने उसे उगलवा कर छोड़ा। राशिदा ने झिझकते हुए बताया। मैं जब कमरे में आई तो आपके सरहाने नीलम भाभी को बैठे पाया। अकबर के लिए यह खबर किसी धमाके से कम न थी। उसे यह सुनकर खुशी भी हुई और बेइंतहा हैरत भी। वो मेरे सरहाने बैठी क्या कर रही थी? अकबर ने खुशी से झूमते हुए कहा। वो, राशिदा बताते बताते फिर रुक गई। वो अपने बड़े भाई से ये कैसे बताती कि वो आपके बालों में उंगलियां फेर रही थी और आपको बड़ी मोहब्बत से देख रही थी? राशिदा झिझको मत, तुमने जो देखा वो साफ साफ बता दो। अकबर ने उसका हौसला बढ़ाया।
आप भाभी से खुद पूछ लीजिएगा ना, राशिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अकबर ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर बाथरूम में घुस गया। जब वो मुंह हाथ धोकर नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो सब लोग जमा हो चुके थे, खिलाफे तवक्को नीलम भी। इस नाश्ते की तैयारी में उसने राशिदा का हाथ बटाया। वो इस वक्त खासी नॉर्मल दिखाई दे रही थी। अकबर उसे बड़े गौर से देख रहा था। किचन से मेज तक आते और फिर वापस जाते नीलम से कई बार नजरें मिली। उन आंखों में अकबर के लिए फिर से पहचान जाग उठी थी। नीलम की खूबसूरत आंखों में अकबर के लिए मोहब्बत की चमक थी। नाश्ता मुकम्मल तौर पर चुनने के बाद वो अकबर के सामने ही बैठ गई। बाबर अली ने मकान मिलने की रुदात सुनाई। अकबर को मकान मिल जाने पर वो भी आसानी से बड़ी खुशगवार हैरत हुई। चलो एक बड़ा मसला हल हो गया, अब सिर्फ सामान की मुंतकली बाकी थी। दोनों बाप बेटे ने मिलकर तय किया कि यह काम किस तरह होगा। दरमियान में साबरा लुकमा देती रही, लेकिन नीलम ने कोई मदाखलत ना की। वो खामोशी से नाश्ता करती रही। अलबत्ता वो अपनी पलकों की भारी झालर उठाकर अकबर को गाहे गाहे देख लेती। उन नजरों में बड़ी गहराई थी, वही गहराई जो दो चाहने वालों के दरमियान होती है। अकबर चाह रहा था कि उसे मौका मिले तो वो नीलम से अपने कमरे में आने की वजह पूछे, अपनी खुशी का इजहार करे। शादी के बाद यह पहली मर्तबा हुआ था कि नीलम खुद अकबर के पास पहुंच गई, वरना अब तक तो अकबर ही नीलम के पास पहुंचता रहा था और मुंह की खाता रहा। कुछ देर के बाद बाबर नाश्ते की मेज से उठ गया, उसके साथ ही साबरा भी चली गई। सामान की पैकिंग का मसला था। फिर राशिदा अकेली मेज पर रह गई तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो कबाब में हड्डी बनी हुई है। नीलम और अकबर दोनों आमने सामने जमे बैठे थे। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चाय पी रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। उनका मेज से उठने का कोई इरादा ना था। तब राशिदा ने मेज से बर्तन समेटे और वहां से उठ गई। राशिदा के जाने के बाद नीलम ने अकबर को गहरी निगाहों से देखा। उन निगाहों में जहां मोहब्बत थी वहां कहीं दूर हसरत भी थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट भी आई। यह मुस्कुराहट भी बड़ी पुरस्कार थी। इस मुस्कुराहट में जहां खुशी थी वहां दुख भी था। नीलम, तुम आज मेरे कमरे में आई थी, मेरे पास बैठी थी, राशिदा ने तुम्हें बता दिया? नीलम ने पूछा। हाँ, अकबर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। यकीन करो, यह सुनकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई। काश उस वक्त मैं जाग रहा होता। अगर जाग रहे होते तो भी कुछ ना होता। जब किस्मत सो जाए तो फिर बंदे के जागने या ना जागने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीलम ने बड़े खोए हुए लहजे में कहा। नीलम, क्या हमारी किस्मत सो गई है? क्या हमारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं? मुझे तो यही नजर आता है, नीलम ने मायूसाना लहजे में कहा। नीलम, तुम मायूस हो गई हो, अकबर ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। लेकिन मैं मायूस नहीं हूं। मैं जानता हूं कि अच्छा वक्त जरूर आएगा। काश ऐसा हो सकता। नीलम की आंखों में बड़ी हसरत थी। मैं जो जानती हूं वो तुम नहीं जानते। मैं जो देख रही हूं वो तुम नहीं देख सकते। नीलम, तुम क्या देख रही हो? अकबर ने पूछा। अकबर, मैं अपने सामने मुकम्मल तारीकी देख रही हूं और अंधेरा, बिल्कुल कब्र जैसा। नीलम, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। ऐसी मायूसी की बातें करके मेरा दिल ना दहलाओ। तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन लिखे को कौन मिटा सकता है? नीलम ने कहीं दूर नजरें जमाए कहा। हमारी किस्मत में क्या लिख दिया गया है? अकबर ने पूछा। हमारी किस्मत में अंधेरा लिख दिया गया है। जब गहरा अंधेरा छा जाए तो पास बैठा हुआ भी नजर नहीं आता। बस अकबर, अब गहरा अंधेरा छाया ही चाहता है। हमने मकान किराए पर हासिल कर लिया है। हम शाम तक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या पता नया घर हमारे लिए खुशियां ले आए। तुम जिस दलदल में फंस गई हो शायद उससे निजात मिल जाए। अकबर, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें दलदल का अंदाजा नहीं। दलदल में जब एक बार आदमी फंस जाए फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। नीलम ने दलील दी। नीलम, तुम इस कदर मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? अकबर ने उसके हाथ पर हाथ रखना चाहा, लेकिन नीलम ने घबराकर फौरन अपना हाथ खींच लिया। नहीं, वो खौफ से लरजने लगी। नीलम, मैंने पक्का अहद कर लिया है, मैं तुम्हें इस अजाब से निजात दिलाकर रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अकबर ने दोनों मुट्ठियां भींचकर पक्का अहद किया। नीलम ने यह सुनकर कहकहा लगाया। यह बड़ा बेहंगम कहकहा था। अकबर ने उसे गौर से देखा तो उसे अंदाजा हुआ कि नीलम अब नीलम ना रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारा हो गई थी और यह बेहंगम कहकहा उसका ना था, यह कहकहा मर्दाना था। अच्छा, तो यहां हलफ उठाया जा रहा है? नीलम ने करख्त मर्दाना आवाज में कहा। कस्में खाई जा रही हैं, निजात की तदबीरें सोची जा रही हैं। अरे बेवकूफ, तू हमारा क्या बिगाड़ देगा? तेरे बड़े हमारा कुछ ना बिगाड़ सके तो तू तो कोई चीज ही नहीं। चल उठ यहां से।
घर का सामान बांध और जा यहाँ से। अकबर ने नीलम की हालत बदलते देखकर खामोशी इख्तियार कर ली। वो एक लफ्ज ना बोला। तू हमसे टकराने की सोच रहा है, अपनी जान देने की बात कर रहा है। क्या तू और क्या तेरी जान? तेरा वजूद हमारे सामने दिए की लौ की तरह है। एक फूंक मार दूं तो दिया धुआं देने लगे। अकबर ने फिर भी कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। चुपचाप क्यों बैठा है, बोलता क्यों नहीं? अभी तो बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा था। नीलम ने तुझे जो बता दिया उसे गिरह में बांध ले। अब तेरे लिए अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है। मैं इस तारीकी को उजाले में तब्दील कर दूंगा। बिल आखिर अकबर से चुप ना रहा गया। वो बोल उठा। बोला बोला। नीलम ने तालियां बजाईं और मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, अभी तू कमसिन है। तुम आखिर इस लड़की का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, नीलम ने बेहंगम कहका लगाया। इसके हुस्न ने हमें मारा है। इसकी खूबसूरत जुल्फों के हम असीर हुए हैं। तुम ये क्यों भूल गए हो कि नीलम मेरी बीवी है? अकबर के लहजे में खफकी थी। मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि नीलम मेरी है, मेरी रहेगी। तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो। याद रखो, जुल्म की एक इंतहा होती है। जुल्म तो तुम मुझ पर कर रहे हो। 3 बोल पढ़कर इस पर अपना कब्जा जाहिर कर रहे हो। तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? इसे तलाक देकर इससे दस्तबरदार क्यों नहीं हो जाते? यह तुम्हारा मुतालबा है? अकबर ने सवाल किया। नहीं, मेरा मशवरा है, नीलम हंसी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे निकाह में है। मेरे सामने उस कागजी निकाह की हैसियत ही क्या? यह मशवरा मैं तुम्हारी भलाई के लिए दे रहा हूं, क्योंकि नीलम को तुम अपनी बीवी समझकर ख्वामखा हलकान हुए जा रहे हो। मैंने फैसला कर लिया है कि नीलम को तुम्हारे पंजे से आजाद करवा कर रहूंगा, अकबर ने मुस्तहकम लहजे में कहा। यह सुनकर नीलम ने बुलंद आहंग और बेहंगम कहका लगाया। इस कहके की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। घर के सारे अफराद डाइनिंग टेबल की तरफ भागे। बेवकूफ लड़के, तुम हर वक्त मेरी चुटकी में रहते हो। तुम्हें जब चाहूं मसल दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम आजाद हो, मैं भी आजाद हूं। अब यह मुकाबला आजादाना होगा। यह कहकर नीलम ने एक जोरदार कहका लगाया और फिर अपना सर मेज पर झुका दिया। बाबर, साबरा और राशिदा जब मेज के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने नीलम को मेज पर सर रखे देखा। क्या हुआ? बाबर ने पूछा। नीलम, ए नीलम। साबरा ने नीलम के सर पर हाथ रखकर हिलाया। जी। नीलम ने सर उठाया तो वो हल्दी की तरह जर्द हो रही थी। क्या हुआ बेटी? साबरा ने बड़ी मोहब्बत से पूछा। नीलम ने कोई जवाब न दिया। पहले तो खाली खाली नजरों से साबरा को देखती रही, फिर एकदम उठी और कमरे की तरफ चली गई। अकबर, क्या हुआ था? अब बाबर अकबर से मुखातिब हुआ। वो आ गया था, वो मुझे चैलेंज करके गया है। उसका ख्याल है कि वो किसी मच्छर की तरह मुझे अपनी चुटकी से मसल सकता है, लेकिन आज मैंने भी उसे बता दिया है कि मैं भागने वालों में से नहीं हूं। मैं उसका मुकाबला करूंगा। मैं नीलम को उसके पंजे से आजाद करवा कर रहूंगा। अब यह मुकाबला आजादाना होगा, अकबर ने बताया। ये सब सुना तो बाबर और साबरा के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उन्हें अपने बेटे की नादानी पर गुस्सा आया। अकबर की उस सैयदपुर के जिन के सामने हैसियत ही क्या थी? वह वाकई जब चाहे उसे चुटकी से मसल देता। दादा गफूर और मामू फुरकान जैसे ताकतवर लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर अकबर उसे ख्वामखा क्यों उलझने की कोशिश कर रहा था? वो ये क्या नादानी कर रहा था? फिर काफी देर तक बाबर और साबरा उसे समझाते रहे, और जितना वो उसे समझाते रहे उतना वो अंदर से पुरअज़म, मुस्तहकम और पुख्ता होता रहा। बज़ाहिर उसने वालिदैन की नसीहत के सामने सर झुका लिया, लेकिन अंदर से उसने सर उठा लिया। सैयदपुर के जिन की हदायत के मुताबिक इस घर को सूरज निकलने से पहले खाली कर दिया गया। घर में जितना सामान था, ट्रक को 2-3 फेरे लगाने पड़े। सामान मुंतकिल होने के बाद घर के अफराद ने खाली घर का आखिरी चक्कर लगाया। साबरा ने इस घर को बड़ी मेहनत और मोहब्बत से बनाया था। बड़ी दिलचस्पी और लगन से इस घर की सजावट की थी। उसे क्या पता था कि जिस घर को वो अपना समझकर इतनी मोहब्बत से सजा रही है, एक दिन उसका ना रहेगा, उससे खाली करवा लिया जाएगा। साबरा के दिल पर बड़ा बोझ था। खाली कमरों में घूमते हुए बार बार उसकी आंखों में आंसू भर आते, जिन्हें वो दुपट्टे के किनारे से साफ कर लेती। बाबर नए घर में था। यहाँ इस घर में साबरा, राशिदा, नीलम और अकबर थे। सब लोग खामोश थे, उदास थे, और क्यों ना उदास होते। उन्हें उनके घर से बेदखल कर दिया गया। साबरा आगे थी, उसके पीछे राशिदा, नीलम और अकबर चल रहे थे। घर का आखिरी फेरा था। इसके बाद मालूम नहीं कि क्या होने वाला था। इस घर का दरवाजा उन पर हमेशा के लिए बंद हो जाना था, या ये बेदखली आर्जी थी।
साबरा एक एक कमरे में जाकर उनके दरो दीवार को अपनी आंखों में भर रही थी। इस घर के आगे पीछे साबरा ने कितनी मेहनत से तरह तरह के पौधे लगाए थे, फूल उगाए थे। इस घर के आंगन को गुलशन बनाया था। आज इसी गुलशन को खुदा हाफिज कहना पड़ रहा था। साबरा ने पूरे घर का चक्कर लगाने के बाद फिर से अंदर जाना चाहा तो अकबर ने माँ का हाथ पकड़ लिया। बस अम्मी चलिए, ये घर आपका है, आपका ही रहेगा। इसे इस तरह ना देखिए जैसे आखिरी बार देख रही हूँ। अकबर ने कहा, अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। साबरा ने आंसू भरी आंखों से अकबर को देखा और फिर आंसू पहुंचते हुए पुरज़म लहजे में बोली, आओ अब चलें। अकबर भाई, आप घर के तमाम दरवाजों को बंद करके दरवाजे लॉक कर दें। ये लीजिए चाबियां, तब तक हम चलकर गाड़ी में बैठते हैं। राशिदा ने अकबर की तरफ चाबियों का गुच्छा बढ़ाते हुए कहा। फिर साबरा, राशिदा और नीलम घर से बाहर निकल गए, अकबर को जल्द आने की तलकीन करके। अकबर ने सबसे पहले अपने बेडरूम को बंद किया। वो मोमबत्ती अभी तक जल रही थी। पहले वो सिंगार मेज पर रखी रहती थी, लेकिन सिंगार मेज के निकल जाने के बाद इस मोमबत्ती को कमरे के फर्श पर रख दिया गया। कमरा बिल्कुल खाली था, बस एक मोमबत्ती तनहा जल रही थी। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। ये जलती हुई शमा बड़ी पुरस्कार लग रही थी। अकबर की शमा से नजर हटी तो उसने देखा कि मोमबत्ती से थोड़े फासले पर वो बैठा था। वो अपने अगले दोनों पांव को चाट रहा था और उसकी गोल गोल लाल अंगारा आंखें अकबर को घूर रही थी। अकबर ने जल्दी से घबराकर दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसने जब ताला लगाना चाहा तो ताले में चाबी घूमी, जैसे ताले को जंग लग चुका हो। अकबर ने चाबी निकालकर एक नजर उसके नंबर को देखा। चाबी का नंबर ठीक था। तब उसने ज्यादा जोर आजमाई मुनासिब ना समझी। वो ताला बंद किए बगैर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन वहां भी यही सूरत हाल पेश आई। चाबी दुरुस्त होने के बावजूद ताले में ना घूमी। फिर एक एक करके उसने सारे दरवाजे आजमा डाले, किसी दरवाजे में चाबी न लगी, कोई ताला बंद ना हुआ। मजबूरन वो घर के तमाम दरवाजों को खुला छोड़ाया। बाहर आकर उसने गेट बंद किया। उसके हाथ में एक बड़ा सा ताला था। इस ताले को गेट में डालना था। अकबर ने सोचा, जिस तरह घर के तमाम दरवाजों के ताले नाकारा हो चुके हैं, उसी तरह ये ताला भी नाकारा हो चुका होगा और अब इस घर को बिल्कुल खुला छोड़ना पड़ेगा। अकबर ने चलते चलते उस बड़े ताले में यह सोचकर चाबी घुमाई कि वो भी नहीं घूमेगी, लेकिन वो घूम गई। अकबर को खुशी हुई, कम से कम इस घर का मेन गेट तो बंद हो सकेगा। फिर अकबर ने घर से बाहर निकलकर आहनी गेट को बंद किया और उसमें बड़ा सा ताला डालकर चाबी घुमा दी। ताले से चाबी निकालकर अकबर ने ताले को 2-3 झटके दिए। ताला बंद हो चुका था। अकबर ने एक गहरा सांस लिया, घर पर एक अलविदाई नजर डाली और तेजी से चलता हुआ गाड़ी में आ बैठा। खवातीन पहले ही गाड़ी में बैठ चुकी थी और उसकी शिद्दत से मुंतजिर थी। अकबर, घर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए? साबरा ने पूछा। जी अम्मी, दरवाजे तो तमाम बंद कर दिए हैं, लेकिन ताला किसी को भी नहीं लगा सका। अकबर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए जवाब दिया। अरे वो क्यों? राशिदा ने पूछा। बावजूद कोशिश के किसी ताले में चाबी नहीं घूमी। अकबर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। यह तो बहुत बुरा हुआ। साबरा ने परेशान होकर कहा, सारा घर खुला पड़ा है, कोई घर में घुस सकता है। हाँ, ये खतरा तो है, लेकिन शुक्र अदा करें कि गेट पर ताला लग गया। अगर वो भी बंद ना होता तो हम क्या कर लेते? घर को इसी तरह खुला छोड़ना पड़ता। अकबर भाई, आप चौकीदार से कह दीजिएगा, वो ख्याल रखेगा। अकबर को जहां अपना घर छोड़ने का दुख था, वहां एक खुशी भी थी कि नीलम उसके साथ थी। जब जिन ने नीलम के जरिए आज शाम तक घर खाली करने का हुक्म दिया था, तो अकबर के जहन में था कि जैसे ही घर खाली होगा, कुछ ऐसे हालात पेश आएंगे कि नीलम को उस खाली घर में छोड़ना नागुजीर हो जाएगा। खुदा का शुक्र था कि अभी तक कोई ऐसी बात न हुई थी जिससे यह जाहिर होता कि यह घर सैयदपुर के जिन ने नीलम के लिए खाली कराया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जिन ने खुद ब खुद नीलम का पीछा छोड़ दिया हो? ऐसा कभी हुआ तो नहीं है कि किसी लड़की पर जिन का साया हुआ हो और वो खुद ब खुद ही गायब हो गया हो? बगैर अमल के जिन कभी जान नहीं छोड़ता। बहरहाल जो भी सूरत हाल थी, अब तक अकबर के हक में थी। घर खाली कर दिया गया, लेकिन नीलम उसके साथ थी और वो खुश होते हुए भी डर रहा था। उसे डर था कि कहीं पांसा पलट ना जाए। अगर आज की रात खैरियत से गुजर गई तो फिर इस बात के इम्कानात रोशन हो जाएंगे कि नीलम का उस जिन से पीछा छूट गया है। नीलम अगली सीट पर उसके बराबर ही बैठी थी। साबरा और राशिदा पीछे थी। हवा की वजह से नीलम के खूबसूरत बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। अकबर तिरछी नजरों से उसे देख लेता। खूबसूरत चेहरे को चूमती हुई हसीन जुल्फें,
एक मशहूर कुन नज़ारा पेश कर रही थी। क्या यह खूबसूरत चेहरा हमेशा के लिए उसका हो गया था? अकबर का बार बार जी चाह रहा था कि वो खुशी से भरपूर कहकहा लगाए, लेकिन अंदर से उसे कोई कहकहा लगाने से रोक रहा था। अभी ठहरो, इंतजार करो, तेल देखो, तेल की धार देखो। उसने सोच लिया था कि वो अभी जल्दबाजी से काम नहीं लेगा, नीलम से दूर रहेगा, वक्त का इंतजार करेगा। नए घर पहुंचे तो बाबर उनका मुंतजिर था। वो बेल बजते ही गेट की तरफ भागा। जब उसने फ्रंट सीट पर नीलम को अकबर के साथ बैठे देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। उसने सुकून का सांस लिया। जाने क्यों उसके दिल में ये बात बार बार आ रही थी कि नीलम उन लोगों के साथ नहीं आएगी, उसे खाली घर में ही रोक लिया जाएगा। इस वक्त घर माल गोदाम बना हुआ था, सामान उतारकर ऐसे ही रख दिया गया। फिर उन लोगों ने एक कमरा बैठने उठने के लिए तैयार कर लिया। बाकी सामान आहिस्ता आहिस्ता सेट होता रहेगा। किचन को इस काबिल किया गया कि चाय बनाई जा सके। रात को अकबर खाना बाहर होटल से ले आया। सब लोगों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाकर अकबर ने आइसक्रीम खाने की तजवीज़ पेश की। बाबर ने कहा, भाई तुम लोग चले जाओ, मैं घर में रहूंगा। सब लोग जाएं तो घर को ताला लगाना पड़ेगा, वैसे भी मैं थक गया हूं। बाबर ने जाने से माजरत की तो साबरा कैसी जाती, उसने भी थकन का बहाना कर दिया। अब रह गई राशिदा, तो वो जाने के लिए तैयार थी, लेकिन साबरा ने कुछ सोचकर उसे भी रोक लिया। नतीजा ये हुआ कि अकबर के साथ जाने वाली सिर्फ नीलम रह गई। तुम क्या कहती हो? मैं चलूंगी आपके साथ, नीलम ने उठते हुए कहा। पैदल चलेंगे, मार्केट नजदीक ही है। ठीक है, नीलम ने कहा। अच्छा अम्मी, हम अभी आते हैं, अकबर ने बाहर निकलते हुए कहा। अकबर भाई, आइसक्रीम लाना ना भूलिएगा, राशिदा ने जोर से कहा। अच्छा अच्छा, नहीं भूलूंगा। ये पहला मौका था कि वो दोनों एक साथ टहलने निकले थे। तन्हाई का ये मौका उन्हें आज तक मुयस्सर नहीं आया था। अकबर बहुत खुश था, लेकिन इस खुशी में वो कोई बेअतदाली नहीं करना चाहता था। नीलम, आज मैं बहुत खुश हूं, अपना घर खाली करके भी। नीलम ने उसको तिरछी नजरों से देखा। हाँ, अपना घर छोड़कर भी। नीलम, जानती हो क्यों? नहीं, मैं नहीं जानती, मैं जानना भी नहीं चाहती। मुझे खुशी से बहुत डर लगता है। क्यों आखिर? अकबर ने पूछा। इस खुशी के लिए मैं कैसे खुश हूं जो मेरे नसीब में ही नहीं? क्या तुम आज खुद को हल्का फुल्का नहीं महसूस करती? क्या कोई बोझ तुम्हारे सर से नहीं हटा? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मेरे लिए सब कुछ पुराना है। मुझे तो रोशनी नजर आ रही है, अकबर ने खुश होकर कहा। ये मांगे का उजाला है, नीलम ने धीरे से कहा। क्या मतलब? अकबर बोला। मुझे दूर तक रोशनी नजर नहीं आ रही, तारीकी ही तारीकी छाई है। नीलम, खुदा के वास्ते अच्छी बातें करो, मुझे ख्वाब दिखाओ, खुद ख्वाब देखो। ऐसे ख्वाब देखने का क्या फायदा जिनके किरची किरची होने का एहतमाल हो? फिर वही मायूसी की बात। नीलम, तुम्हें क्या हो गया है? मैं क्या जानूं मुझे क्या हो गया है, बस यूं महसूस होता है जैसे मैं जल रही हूं। नीलम, क्या तुम ऐसा महसूस नहीं करती जैसे तुम आजाद हो गई हो? मैं कहाँ हुई हूं आजाद? मेरे होंठों को सी दिया गया है, मेरे जिस्म को शोलों से बांध दिया गया है। नीलम ने बड़े खोए खोए लहजे में कहा। तुम फिक्र ना करो नीलम, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो कुछ ठीक होता नजर नहीं आता अकबर, बस तुम मुझे माफ कर देना, मुझे मजबूर जान लेना। नीलम, एक बात बताओ, देखो सच कहना। जी सच कहूंगी, फरेब से काम ना लूंगी। तुम पूछो, क्या पूछना चाहते हो? जिस तरह मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, क्या वैसे ही तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? अकबर, अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हारे साथ न चल रही होती। ये मेरी बात का जवाब ना हुआ, अकबर ने शिकवा किया। आज की रात गुजर जाने दो, सुबह तुम्हें खुद ब खुद अपनी बात का जवाब मिल जाएगा। इस छोटी सी बात के लिए मुझे पूरी रात इंतजार करना होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं करूंगा इंतजार, मुझे तो इंतजार की जैसे आदत हो गई है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो अकबर, नीलम ने बड़ी मोहब्बत से कहा। तुमने मेरे लिए बहुत अजाब झेले हैं, काश मैं तुम्हें इन अजाबों से बचाने की शक्कत रखती। नीलम ने सच कहा था, वो वाकई उसे अजाबों से बचाने की शक्कत नहीं रखती थी। ये दोनों आइसक्रीम खाकर वापस हुए, घर के अफराद के लिए भी आइसक्रीम लेते आए। फिर रात गए तक बातें होती रहीं। ये तय होता रहा कि कौन कौन सा कमरा लेगा, सामान कहाँ रखा जाएगा, सामान को किस तरह सेट किया जाएगा। फिर वो लोग एक ही कमरे में, जहां जिसे जगह मिली, पढ़कर सो गया। सुबह सबसे पहले अकबर की आंख खुली। उसने करवट लेकर उस जगह को देखा जहां नीलम सोई थी। वहां नीलम ना थी। तब उसे अपने सीने पर रखे किसी कागज का एहसास हुआ। उसने अपने सीने से उस कागज को उठा लिया और फौरन उठकर बैठ गया। ये नीलम का खत था। इस कागज पर चंद सतरें लिखी हुई थीं। यह भूरे रंग का कागज था, शायद किसी लिफाफे से फाड़ा गया था। बॉल पेन से आड़े तिरछे जुमले लिखे हुए थे। यूं मालूम होता था जैसे बहुत उजलत में ये जुमले तहरीर किए गए हों।
अकबर ने खत पढ़ने से पहले खत लिखने वाले का नाम देखा। खत के आखिर में लिखा था, तुम्हारी नीलम, मेरी नीलम। अकबर को उसका तुम्हारी नीलम कहना बहुत अच्छा लगा। फिर उसने जल्दी जल्दी खत पर नजर डाली। लिखा था, अकबर जाने नीलम, मैं जा रही हूँ, मेरा ताकुब ना करना। मैं खाली घर में जा रही हूँ, मैं अब वहीं रहूंगी। ये चंद घंटे जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारी हैं, इनकी मुझे बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली थी। 3 बजने वाले हैं, वो मुझे लेने आते होंगे। मुझे माफ कर देना, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं तुम्हें खुशियां ना दे सकी, लेकिन मिला मुझे कुछ नहीं, बस आग ही आग मिली। मैं उस आग में आहिस्ता आहिस्ता जल रही हूँ, झुलस रही हूँ। मैं रो सकती हूँ ना चीख सकती हूँ, बस सिसक रही हूँ। एक दिन आएगा कि मैं इसी तरह सिसकते सिसकते मर जाऊंगी। मैं मर जाऊं तो मेरी लाश मेरे माँ बाप को भिजवा देना। अच्छा, अल्लाह हाफिज, तुम्हारी नीलम। इस खत को पढ़कर अकबर सन्नाटे में आ गया। वो इसीलिए तो रात को खुश नहीं हो रहा था। उसके अंदर से कहीं आवाज आ रही थी कि नीलम का तुम्हारे साथ चले आना जरूरी नहीं कि खुशी का बायस हो, लिहाजा खुशी मनाने में उजलत पसंदी से काम ना लो। और हुआ भी वही। ये खुशी उसे चंद घंटों के लिए मिली। ये चंद घंटे बतौर भीख उसकी झोली में डाले गए, वो भी नीलम के असरार पर। अब ये बात साबित हो गई थी कि नीलम को भी उससे मोहब्बत है, वरना उसे क्या जरूरत थी चंद घंटों की भीख लेने की। जाने कितनी खुशामद करके उसने ये चंद घंटे हासिल किए होंगे। नीलम किस कदर मजबूर है, वो कितनी मजलूम है। जाने वो कैसी आग में जल रही है, किन शोलों में घिरी है। रोना चाहे तो रो भी नहीं सकती। क्या मेरी नीलम इसी तरह सिसक सिसक कर मर जाएगी? जैसे जैसे वो सोचता जा रहा था, उसके दिमाग की रगें खिंचती जा रही थी, आंखों में अंधेरा उतर रहा था। उसने नीलम के खत को तय करके अपनी जेब में रख लिया। अचानक साबरा की आंख खुली। उसने अकबर को दीवार से टेक लगाए बैठे देखा। अकबर, मेरे बेटे, तुझे क्या हुआ? साबरा तकरीबन चीखती हुई उठी। अकबर ने माँ को खाली खाली नजरों से देखा। उस वक्त वो बेकसी की तस्वीर बना हुआ था। साबरा ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर अपने चेहरे से लगा लिया। क्या बात है बेटा? फिर अचानक उसे नीलम का ख्याल आया। अरे, नीलम कहाँ गई? तब अकबर ने अपनी जेब से वो खत निकालकर साबरा के हवाले कर दिया। साबरा ने अकबर से पर्चा लेकर जल्दी जल्दी पढ़ा। जूं जूं वो खत पढ़ती गई, उसका रंग बदलता गया। जब आखिरी सतर पर पहुंची तो उसका कलेजा जैसे खिंच गया। उसे लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। ऐ अल्लाह, उस बच्ची पर रहम कर। साबरा ने दिल थाम कर दुआ की। उन दोनों की बातों के शोर से बाबर अली की आंख भी खुल गई। रास्ता भी उठ बैठी। साबरा ने बगैर कुछ बताए बाबर अली के सामने नीलम का पर्चा कर दिया। बाबर ने हैरत से पहले साबरा को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर पर्चा ले लिया। पर्चा पढ़कर उसे बहुत दुख हुआ। वो सर पकड़कर बैठ गया। मुझे पहले ही शुबा था। हैरत तो मुझे उस वक्त हुई थी जब मैंने नीलम को तुम लोगों के साथ वापस आते देखा। अकबर, तू परेशान ना हो। साबरा ने उसके सर पर हाथ फेरा। साबरा उसका चेहरा देखकर तड़प उठी। आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे। अरे बेवकूफ, रोता क्यों है? साबरा ने उसे लिपटाते हुए कहा। अम्मी, मैं क्या करूं? अकबर ने सिसकते हुए कहा। हिम्मत से काम लो, तुम्हारे रोने से क्या होगा? साबरा ने उसे तसल्ली दी। अकबर बेटे, किसी के रोने से कुछ ना होगा, हम सब बेबस हैं। लेकिन आंसू उसके बस में कब थे? वो आते जा रहे थे। वो घुटनों में सर दिए जाने कितनी देर तक अपनी किस्मत को रोता रहा। जब आंसू खूब बह गए, मन की आग ठंडी हो गई, तब वो उठा। उसने मुंह हाथ धोया, लिबास तब्दील किया और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकलने लगा। गाड़ी की चाबी ले जाते देखकर साबरा ने उसे पुकारा। अकबर, जी अम्मी। वो जाते जाते रुक गया। कहाँ जा रहे हो बेटे? नाश्ता नहीं करना? अभी आता हूँ अम्मी। आखिर जा कहाँ रहे हो? मैंने कहा ना, अभी आता हूँ। ये कहकर वो तेजी से घर से निकल गया। गाड़ी में बैठकर उसने खाली घर का रुख किया। दिन खासा चढ़ाया था, लेकिन आसमान पर गहरे बादल होने की वजह से उसका एहसास नहीं हो रहा था। सूरज बादलों में मुंह छुपाए हुए था। ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए सर्दी भी अच्छी खासी थी। रात को शायद बारिश हुई थी। सड़कों के किनारे जगह जगह पानी भरा हुआ था। बादल अब भी गहरे थे। लगता था जैसे जल्दी बारिश शुरू होने वाली है। ये बादल रात के 12 बजे के बाद से छाना शुरू हो गई। ये लोग 11 साढ़े 11 बजे तक बातें करते रहे। फिर सभी थके हुए थे, इसलिए अपने अपने बिस्तरों में जा घुसे और सो गए। अगर अकबर को ये मालूम होता कि नीलम आज रात उससे जुदा हो जाएगी तो वो कभी ना सोता। जब सब सो गए तो नीलम अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। अकबर उसके सामने ही लेटा था। सब बेखबर और बेसुध सो रहे थे। नीलम अकबर के चेहरे को बगौर देख रही थी। उसे मालूम था कि वो आज रात उससे जुदा हो जाएगी। कौन जाने फिर वो अकबर को देख भी सकेगी या नहीं।
वो इस मोहलत से जो उसे मिली थी पूरा पूरा फायदा उठा लेना चाहती थी। ये आखिरी दीदार था, खामोश मुलाकात थी। 2:30 बजे के करीब नीलम को काले बिल्ले की आवाज आई। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, मगर काला बिल्ला कहीं ना दिखाई दिया। उसके दिमाग में कहीं दूर से वो आवाज सुनाई दे रही थी। वो उसे बुला रहा था, आओ नीलम, आओ नीलम। तब वो किसी शहरजादा मामूल की तरह खड़ी हो गई। फिर वो खामोशी से कमरे से निकल गई। गेट पर पहुंची तो गेट खुद ब खुद खुल गया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसने देखा कि एक सजी सजाई बग्गी सामने खड़ी है और उस बग्गी में 2 घोड़े जुटे हुए हैं, 2 सफेद घोड़े। नीलम को गेट से बाहर आता देखकर वो सैयदपुर का जिन शहजादे के रूप में बग्गी से नीचे उतरा। उसने आगे बढ़कर नीलम का हाथ थामा। नीलम को यूं महसूस हुआ जैसे उसका हाथ किसी शोले पर रखा गया हो। वो उसका हाथ पकड़कर बसद एहतराम उसे लिए बग्गी की तरफ बढ़ा। उसको बग्गी में बैठने की मदद की। नीलम जब बग्गी में बैठ गई तो वो उसके साथ ही बैठ गया। चलो, उसने हुक्म दिया। सैयदपुर के जिन के हुक्म पर बग्गी चल पड़ी। नीलम को बड़ी हैरत हुई, क्योंकि जब वो बग्गी में बैठी थी तो कोचवान की जगह पर कोई ना था। फिर ये बग्गी कैसे चल पड़ी? उसने थोड़ा उचक कर देखने की कोशिश भी की, लेकिन उसे कोचवान की सीट पर कोई बैठा नजर ना आया। बग्गी ने अब रफ्तार पकड़ ली, लेकिन घोड़ों की टापों की आवाज नहीं आ रही थी। ये कैसे घोड़े थे जो पुख्ता सड़क पर बेआवाज चल रहे थे? फिर उसे एहसास हुआ कि बग्गी सड़क पर नहीं चल रही, बल्कि बग्गी सड़क पर उड़ रही है। नीलम ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभी चंद सेकंड ही हुए होंगे आंखें बंद किए कि उसे बग्गी के रुकने का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो खुद को पुराने घर के सामने पाया। सैयदपुर के जिन ने इशारा किया। इशारे के साथ ही गेट खुद ब खुद खुलता चला गया। जब पूरा गेट खुल गया तो बग्गी घर के अहाते में दाखिल हो गई। फिर बग्गी रुकी तो वो उतरा। उसने नीलम को सहारा देकर बग्गी से उतारा, घर में दाखिल हुआ। नीलम ने दरवाजा बंद होने से पहले जब बाहर देखा तो उसे वहां बग्गी नजर न आई। घर का दरवाजा बंद होते ही आसमान पर बादल आपस में टकराए। बड़े जोर की गरज पैदा हुई। बिजली इतनी जोर से चमकी कि पूरा आसमान रोशन हो गया। इस जोरदार गरज चमक के बाद छमाछम बारिश शुरू हो गई। नीलम जब शाम को इस घर से गई थी तो ये घर बिल्कुल खाली हो चुका था। बस उसके बेडरूम में शमा जलती रह गई थी। लेकिन इस वक्त जब वो घर के अंदर दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर सामान से भर चुका है। हर चीज अपनी जगह बड़े करीने से रखी थी, और जो चीज भी थी अपनी जगह बेहतरीन थी। ड्राइंग रूम, बेडरूम्स, टीवी लाउंज, किचन गर्ज, घर का कोई कोना ऐसा ना था जो अशिया से खाली हो। यूं लगता था जैसे इस घर से कोई गया ही ना हो, जैसे ये घर खाली हुआ ही ना हो। पूरा घर देखकर नीलम अपने बेडरूम में आ गई। सैयदपुर का जिन शहजादे के रूप में उसके साथ चल रहा था। नीलम घर का मुआयना कर रही थी और वह खामोशी से उसके साथ घूम रहा था। बेडरूम में एक खूबसूरत सिंगार मेज पर रोशन शमा थी। यह शमा मोहब्बत थी और इसे सैयदपुर के जिन ने रोशन किया था। यह अजीब शमा थी। इतना अरसा मुसलसल जलने के बाद भी जरा भी ना पिघली। इस कमरे में वो खुशबू बसी हुई थी जो उसके होश लूट लिया करती। नीलम एक गहरा सांस लेकर बेड पर बैठ गई। उस बेड पर इंतहाई नरम, मुलायम और रेशम जैसा बिस्तर बिछा हुआ था। ऐसा बिस्तर के आदमी बेड पर बैठे तो महवे ख्वाब होने को जी चाहे। नीलम उस रेशमी बिस्तर पर नीम दराज हो गई। सैयदपुर के जिन ने उसे मुस्कुरा कर देखा और बड़ी मोहब्बत से बोला, नीलम, आपको अपना घर पसंद आया? हाँ, अच्छा है, खूब सजाया है आपने। नीलम ने रस्मी तारीफ की। तुम्हारी उससे मुलाकात हो गई? उसने पूछा। जी हाँ। नीलम ने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या क्या बातें हुई, हमें नहीं बताएंगी? उसने उसे पुरशौक निगाहों से देखा। कोई खास बात नहीं, बस रस्मी सी। नीलम ने बताया। वो उदास तो हुआ होगा? सैयदपुर के जिन ने सवाल किया। उस वक्त तो नहीं था, सुबह हो तो हो। नीलम ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। तुमने उसे कुछ बताया नहीं? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बस इशारों इशारों में समझाने की कोशिश की। खुलकर मैंने उसे कुछ नहीं कहा कि परेशान हो जाता। चंद घंटों की जो खुशी उसे मिली थी वो भी अकारत हो जाती। मैं उसके नाम एक पर्चा लिखाई हूं, सुबह उठकर पढ़ेगा तो सब कुछ जान लेगा। तुम उसे छोड़कर उदास हो? सैयदपुर के जिन ने पूछा। नीलम का जी चाहा कि फौरन हाँ कह दे, लेकिन वो जानती थी कि हाँ कहकर उसे कोई फायदा ना होगा। लिहाजा उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मैं क्यों होती उदास? मैं आपको उदास दिखाई देती हूँ? नीलम के इस जवाब ने सैयदपुर के जिन को खुश किया। आज की रात किस कदर हसीन है। बाहर अब्रे करम बरस रहा है और अंदर तुम्हारे हुस्न की चांदनी बरस रही है। आज की रात जो मांगोगी आनन फानन हाजिर कर दिया जाएगा। मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे दे ना सकेंगे।
अगर ऐसा होना होता तो मैं इस घर में तन्हा कैसे जाती। नीलम ने उदास होकर कहा। नीलम, हमसे वो ना मांगो जो हम दे नहीं सकते, हमसे वो मांगो जो हम दे सकती हैं। हमसे अपना आप ना मांगो, अपने वजूद की आज़ादी ना मांगो। हम तो खुद तुम्हारे कैदी हैं। एक कैदी किसी को क्या आज़ाद कर सकता है? तुम्हें आज़ाद करना हमारे बस से बाहर है। अगर तुम आज़ाद हो गई तो हम मर जाएंगे। नीलम, बरसती बारिश की कसम, हमसे हमारा वजूद ना मांगो, उसने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। फिक्रमंद ना हो, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही। मैं जानती हूँ कि आप मुझे क्या दे सकती हैं क्या नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरे मुकद्दर में क्या लिख दिया गया है। मेरे मुकद्दर में शोले लिख दिए गए हैं, सो मुझे इन शोलों से गुजरना होगा, इस आग से खेलना होगा। ये कहकर नीलम ने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी। नीलम, उसने बड़े जज्बाती लहजे में उसे पुकारा, रो मत, इस बरसती बारिश की कसम, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये कहकर उसने नीलम का बाजू छुआ। नीलम को यूं महसूस हुआ जैसे किसी शोले ने उसे छू लिया हो। फिर मैं क्या करूं? नीलम ने अपने चेहरे से हाथ हटाकर उसे भीगी नजरों से देखा। कुछ मत करो, तुमने कुछ नहीं करना। फिलहाल इतना करो कि अपनी खूबसूरत आंखों से आंसू पोंछ लो। तुम जानती हो कि अब यह घर तुम्हारा है। इस घर में अब हम दोनों ने रहना है। इस घर पर हमारी हुक्मरानी होगी। जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं हर वो काम कर गुजरूंगा जो तुम्हें मुसर्रत देगा। नीलम, तुम नहीं जानती मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा कितना दीवाना हूँ। ये कहकर सैयदपुर के जिन ने हाथ फिजा में फैलाया तो उसके हाथ पर एक सफेद रुमाल आ गया। उसने नीलम की तरफ बढ़ाया। लो नीलम, अपनी आंखें पोंछ लो, बाहर क्या कम बारिश हो रही है। नीलम ने उसके हाथ से रुमाल ले लिया और अपनी खूबसूरत आंखों को साफ करने लगी। तुम्हें एक बात बताऊं? सैयदपुर का जिन बेड पर बैठता हुआ बोला। नीलम ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा, बोली कुछ नहीं। वो सुबह आएगा, उसने कहा। कौन आएगा? नीलम ने पूछा। पर्चा पढ़ने के बाद वो सीधा इधर का रुख करेगा। अच्छा, आप अकबर की बात कर रही हैं? नीलम ने इशारा समझते हुए कहा। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो आएगा, इस घर की घंटी बजाएगा, गेट को जोर जोर से पीटेगा, उसने कहा। फिर मुझे क्या करना होगा? नीलम ने पूछा। तुम बहरी हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं सुनाई देगा, सैयदपुर के जिन ने बताया। क्या मैं वाकई बहरी हो जाऊंगी? नहीं, तुम्हें बहरा बनना होगा। तुम्हें सब कुछ सुनाई देगा लेकिन कुछ नहीं सुनाई देगा। अच्छा। नीलम ने ठंडा और गहरा सांस लिया। उस सांस में दुख था। उसी वक्त जोर से बिजली कड़की, आसमान पर धमाके होने लगे। यूं महसूस हुआ जैसे कहीं आसपास ही बिजली गिरी हो। इसके साथ ही उस इलाके की बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा हो गया, बस एक शमा थी जो जल रही थी। सुबह हुई। ये एक ठंडी और अबर आलूद सुबह थी। अकबर बड़ी स्पीड से खाली घर की तरफ आ रहा था। उसका जहन खाली था। उसे ये मालूम नहीं था कि वो खाली घर की तरफ क्यों जा रहा है। क्या उसे ये उम्मीद थी कि नीलम से उसकी मुलाकात हो जाएगी और वो किसी तरह उसे अपने साथ ले जाएगा, या फिर वो ये सोचकर घर की तरफ बढ़ रहा था कि वो तस्दीक करने आया था कि नीलम घर में मौजूद है या नहीं। अकबर के जहन में कोई बात वाज़ेह नहीं थी। नीलम के खत ने उसे तड़पा दिया था और वह बगैर सोचे समझे, बगैर किसी इरादे के खाली घर की तरफ चल पड़ा। घर के गेट पर पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी की खिड़की से बैठे बैठे उसने खाली घर पर नजर डाली। घर पर सन्नाटा छाया था। गेट बंद था, उसमें ताला पड़ा था। तब उसे ख्याल आया कि वो चाबी तो लाया ही नहीं। चाबी साबरा के पास थी। साबरा को मालूम था कि वो खाली घर की तरफ जा रहा है। फिर उसने याद न दिलाया, ये ना कहा कि चाबी लेते जाओ। ये भी हो सकता है कि उसे ख्याल ही ना आया हो। अकबर ने सोचा कि गेट जूं का तूं बंद है। फिर नीलम ने अपने खत में लिखा था कि वो खाली घर में जा रही है। वो किस तरह अंदर गई होगी? गेट काफी ऊंचा था और उसके ऊपर नोकीली मेखें लगी हुई थीं। किसी लड़की का गेट पर चढ़कर घर में जाना इतना आसान ना था। ये क्या चक्कर है? फिर नीलम कहाँ गई? अब वो गाड़ी से उतर आया। उसने दोनों गेट के दरमियान जो झिरी थी उसे झांक कर देखा। इस झिरी से घर का दरवाजा नजर आ रहा था जो बंद था। घर में किसी किस्म की जिंदगी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। फिर अकबर ने पीछे हटकर कॉल बेल पर हाथ रखा। घंटी की आवाज खाली घर में दूर तक गूंज गई। नीलम सो रही थी। घंटी की आवाज सुनकर उसकी फौरन आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गई। घंटी फिर बजी। ये अकबर का मखसूस अंदाज था घंटी बजाने का। नीलम सहम गई कि दरवाजे पर वो आ गया है। उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो अपने बेडरूम से बाहर निकली। फिर ड्राइंग रूम में पहुंचकर उसने खिड़की से जरा सा पर्दा खिसकाया। खिड़की से घर का गेट साफ नजर आता था। दरवाजा बंद था। उसे अकबर नजर न आया।
बस ये एहसास ही था कि अकबर गेट के उस तरफ मौजूद है। अकबर ने कई मर्तबा अपने मखसूस अंदाज में घंटी बजाई। हर मर्तबा उसका दिल जोर जोर से धड़का। हर मर्तबा उसका जी चाहा कि वो दरवाज़ा खोलकर बाहर पहुंच जाए, लेकिन उसे मालूम था कि हदूद तोड़ने का नतीजा क्या होगा। वो हुक्म के मुताबिक बहरी बन गई। उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। अब अकबर मेन गेट जोर जोर से पीट रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वो बाहर था। नीलम पर्दे के पीछे खड़ी थी और दिल का दर्द आंसू बनकर आंखों से बह रहा था। दीवार के इस तरफ रेशमी पर्दों के पीछे नीलम की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। दीवार की दूसरी तरफ अकबर पर जुनून की कैफियत तारी हो रही थी। वो घर के गेट को जोर जोर से पीट रहा था और चीख चीख कर सवाल कर रहा था, नीलम तुम कहाँ हो? नीलम तुम कहाँ हो? अकबर की सोच में डूबी आवाज नीलम के दिल में टीचें बनकर उतर रही थी। वह बार बार अपना दिल महसूस रही थी। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू जारी थे। तब अचानक ही नीलम ने अपनी पीठ पर तपिश महसूस की। किसी ने उसकी पुश्त पर हाथ रखा था। उसने मुड़कर देखा। सैयदपुर का जिन शहजादे के रूप में उसकी पुश्त पर खड़ा था। आओ नीलम, अपने कमरे में चलो। नीलम तुम कहाँ हो? नीलम तुम कहाँ हो? अकबर की बाहर से दीवानावार आवाज आ रही थी। तुम जो आवाज सुन रही हो अभी चंद लम्हों में खत्म हो जाएगी। उस दीवाने के वालिदैन उसे लेने के लिए आ रही हैं। अब तुम चलो यहाँ से, अपना वक्त ज़ाया मत करो। ये कहकर सैयदपुर के जिन ने उसका हाथ थाम लिया। यूं लगा जैसे किसी शोले ने किसी हसीन गुलाब को अपने हाथ में जकड़ लिया हो। गेट के उस पार एक टैक्सी आकर रुकी। बाबर अली जल्दी से उतरा। उसके पीछे साबरा लपकी। अकबर पर जुनून की सी कैफियत तारी थी। वो जोर जोर से गेट पीट रहा था और चीख चीख कर सवाल कर रहा था, नीलम तुम कहाँ हो? नीलम जहां थी वहां उसे गूंगा बहरा बना दिया गया। वो क्या जवाब देती? बाबर अली ने बड़ी मोहब्बत से अकबर के कंधे पर हाथ रखा। अकबर ने पलट कर देखा तो अपनी पुश्त पर अपने बाप को पाया। बाप की शक्ल देखकर उसे कुछ होश सा आया। साबरा उससे आकर लिपट गई। मेरे बच्चे, तुझे क्या हो गया है? आ हमारे साथ चल। तब अकबर ने कुछ न कहा। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। बाबर अली ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और वो तेजी से वापस हो गए। घर पहुंचकर साबरा ने एसाब को सुकून पहुंचाने वाली दवाएं जो डॉक्टर ने उसको लिख कर दी थी वो अकबर को खिलाई और उसे आराम से एक बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ देर के बाद अकबर को नींद आ गई। दोपहर को उसकी आंख खुली। साबरा ने जबरदस्ती उसे थोड़ा सा खाना खिला दिया। वो खाना खाने से एतराज कर रहा था। उसकी भूख जैसे खत्म हो गई थी। खाना खाने के बाद उसने फिर घर से निकलने की तैयारी की तो साबरा उसके आड़े आ गई। कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। जरा बाहर जा रहा था। अकबर ने सफेद झूठ बोला। अकबर, तुम्हें मेरी कसम, अब तुम उस खाली घर की तरफ नहीं जाओगे। अम्मी, मुझे नीलम की फिक्र है। वो कहाँ है? वो उसी घर में है। वो कहाँ जाएगी? अम्मी, वो वहां नहीं है। अगर वो वहां होती तो जरूर बाहर आ जाती। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। वो उसी घर में है। जब वो पर्चा लिख गई है कि वो खाली घर में जा रही है तो इसमें शुबा करने की क्या जरूरत है? वो वहीं है और कहाँ जाएगी? मुझे यकीन नहीं आता। मैं एक बार और उसे जाकर देखाऊं। मैं तुम्हें अपनी कसम दे चुकी हूं। तुमने अब उस खाली घर का रुख किया तो मुझे जिंदा ना पाओगे। अम्मी, अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं? अकबर ने अपनी माँ को लिपटा लिया। अच्छा अम्मी, मैं नहीं जा रहा। आप फिक्रमंद ना हो। साबरा ने उसे तो जाने से रोक दिया, लेकिन मगरिब के बाद साबरा और बाबर अली ने खाली घर का जायजा लिया। अंदर गहरा अंधेरा हो गया था। उनका ख्याल था कि वो घर अंधेरे में डूबा हुआ होगा, लेकिन उन्हें यह देखकर बड़ी हैरत हुई। घर के हर कमरे की बत्ती रोशन थी, बल्कि गेट पर लगी बत्तियां भी जल रही थी। यह एहसास ही न होता था कि यह घर खाली है। बाबर अली ने गेट के सामने गाड़ी रोक ली और साबरा की तरफ देखा। क्या ख्याल है, घंटी बजाऊं? बाबर अली ने पूछा। छोड़ें, कहीं कोई मुसीबत ना नाजिल हो जाए। साबरा के इस तरह कहने पर बाबर अली की रही सही हिम्मत भी टूट गई। उसने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और घर के सामने से तीर की तरह निकल गया। अब गाड़ी का रुख अजीजाबाद की तरफ था। मामू फुरकान को लोगों के घर खाली करने का पता ना था। घर उन्होंने अचानक ही खाली किया, इसलिए उन दोनों ने सोचा कि मामू फुरकान को ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दी जाए। साथ ही नए घर का एड्रेस भी समझा दिया जाए ताकि वो घर आए तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मामू फुरकान और उनके घर वाले दोनों मियाँ बीवी को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन जब साबरा ने घर खाली करने की रुदात सुनाई तो मामू फुरकान की पेशानी पर बल पड़ गई। तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। मामू फुरकान ने अफसुर्दा लहजे में कहा, खैर तुम लोग परेशान ना हो, अकबर कहाँ है? उसी वक्त घर की घंटी बजी। घंटी की आवाज़ सुनकर शमसा उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी।
तो मामू फुरकान ने उसे रोक दिया। ठहरो बेटे, मैं देखता हूँ दरवाजे पर कौन है। अब्बू आप बैठे, मैं देखती हूँ। इस वक्त दरवाजे पर जरूर कोई मेरी सहेली होगी, शमसा ने कहा। अच्छा फिर तुम जाकर देखो। वो फिर सोफे पर बैठ गई। शमसा ने जाकर दरवाजा खोला तो उसे अपने सामने अकबर को देखकर खुशी हुई। अकबर साहब आप हैं? शमसा के लहजे में हैरत और सवाल था। क्यों फूफी जान, आप क्या समझी? अकबर ने मुस्कुरा कर कहा। भतीजे, मैं ये समझी कि मेरी कोई सहेली आई है। अब्बू दरवाजा खोलने आ रहे थे, यही सोचकर मैंने उन्हें आने से रोक दिया, शमसा ने हंसकर कहा। अच्छा मामू हैं घर में? अकबर ने खुश होकर कहा। मामू भी हैं और आपके अम्मी अब्बू भी मौजूद हैं, शमसा ने इतला पहुंचाई। ये लोग यहाँ हैं? अकबर ये कहकर जल्दी से ड्राइंग रूम में आया। अरे अकबर तुम? साबरा ने उसे देखकर हैरत से कहा। और अम्मी आप यहाँ? अकबर ने सवाल किया। आप लोग बताकर नहीं आए कि मामू के घर जा रही हैं? तुम घर पर राशिदा को अकेला छोड़कर आए हो। साबरा एकदम परेशान हो गई। अम्मी आपने क्योंकि खाली घर जाने से मना कर दिया था, लेकिन मेरा जी घबरा रहा था। मैंने सोचा कि मामू से मिल लूं। मेरा ख्याल था कि आप लोग कहीं आसपास ही होंगे। आप जल्द घर पहुंच जाएं। मैं राशिदा को बताकर घर से निकल आया। मुझे अगर मालूम होता कि आप लोग मामू के घर आए हैं तो मैं घर से ना निकलता। अच्छा खैर कोई बात नहीं, तुम यहाँ बैठो, हम लोग चलते हैं। साबरा ने बाबर अली को उठने का इशारा किया। चलें जी, राशिदा घर पर अकेली है, वो डरती भी बहुत है और घर भी नया है। अरे भाई खाना वाना खाकर चले जाना। मामू फुरकान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। नहीं मामू अब चलेंगे। अगर अकबर ना आया होता तो हम जरूर खाना खाकर जाते। वैसे भी यहाँ आने के बाद आपको हालात से आगाह करना था और नए घर का पता बताना था, सो बता दिया है। बाकी बातें आप अकबर से पूछ लीजिए, बाबर अली ने कहा। और आप दोनों के हिस्से का खाना भी नहीं खिला दें, शमसा ने हंसते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, साबरा ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। अच्छा मामू खुदा हाफिज। और मोमानी किसी दिन शमसा को लेकर पूरे दिन के लिए आ जाए ना हमारी तरफ। हाँ साबरा मैं आऊंगी, मोमानी ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। अबू आप जाते हुए चौकीदार से कह दीजिएगा कि वो हमारे घर का ख्याल रखे, अकबर ने बाबर से कहा। अच्छा ठीक है, बाबर ने घर से निकलते हुए कहा। साबरा और बाबर को रुखसत करने के बाद मामू फुरकान ने अकबर के कंधे पर हाथ रख लिया और उसे करीब कर लिया और बोले। हाँ भाई अकबर सुनाओ, क्या हाल चाल है? मामू हाल चाल तो आपको अम्मी अब्बू से मालूम हो गए होंगे, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है, अकबर ने दरवाजे में दाखिल होते हुए कहा। वो क्या जनाब? मामू फुरकान ने बड़े अदब से पूछा। आपने तो हमारे घर आना ही छोड़ दिया। अकबर बस मैं तुम्हें क्या बताऊं, आजकल जरा कारोबार में उलझा हुआ हूं, फुर्सत ही नहीं मिलती, मामू फुरकान ने मुसालियत आमेज जवाब दिया। अकबर को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि मामू फुरकान ने क्यों किनारा कशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि जिन ने उन्हें खासा नुकसान पहुंचाया था। अगर दादा गफूर ना होते तो मामू फुरकान की जाने क्या हालत होती। इस घर से जहां सैयदपुर के जिन का बसेरा था कतराना बिल्कुल फितरी बात थी। अकबर बड़ा हकीकत पसंद इंसान था। वो जानता था कि अगर वो मामू फुरकान की जगह होता तो वो इतना भी साथ न देता जितना उन्होंने दिया। उनका जवाब सुनकर उसने ज्यादा इस मौजू पर बात न की। वो मौजू बदलते हुए बोला। मामू मैं क्या करूं? क्या करना चाहते हो? मामू फुरकान ने उसका चेहरा बगौर देखा। मामू मैं कोई अमल करना चाहता हूं। मैंने अहद कर लिया है कि नीलम को उसके पंजे से बचा कर रहूंगा। बस आप मुझे कोई अमल बता दें, अकबर ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अकबर बेटे मैंने अमल किया था, वो एक मुश्किल अमल था। कब्रिस्तान में अमल करना कोई आसान काम नहीं। अमल मैंने तुम्हारी खातिर किया था, उस मासूम लड़की के लिए किया था, लेकिन किस्मत की खराबी के वो कामयाब ना हो सका और मैं उसके धोखे में आ गया, वरना उससे तुम्हें कब की निजात मिल चुकी होती, मामू फुरकान ने सांस लेकर कहा। मामू जो हुआ सो हुआ, अब आगे सोचना है, अकबर ने संजीदगी से कहा। मैं तुम्हारी तरफ नहीं जा सका ये और बात है, लेकिन मैं तुमसे गाफिल नहीं रहा। मैंने कई लोगों से बात की है। मैं कोई आमिल ढूंढ रहा हूँ, कोई ऐसा आमिल जो वाकई इन मसाइल को समझता हो और पक्का हो। दादा गफूर क्या कहती हैं? वो बेचारे क्या कहेंगे, उनके पास जो असलहा था वो हम आजमा चुके, मामू फुरकान ने कहा। फिर क्या मामू नीलम उसकी कैद में घुट घुट कर मर जाएगी? अकबर अफसुर्दगी से बोला। अल्लाह ना करे। मामू फुरकान ने फौरन कहा। मुझे एक किताब नहीं मिल रही। कौन सी किताब मामू? मेरे पास एक किताब थी, उसमें कुछ अमलियात दर्ज थे, खास तौर से जिन्नात के बारे में। बड़ी नादिर किताब थी वो, मैंने उसे तलाश तो किया है लेकिन वो मुझे कहीं नजर आई नहीं। अब मुझे उस किताब को अच्छी तरह तलाश करना होगा। अकबर वो किताब मिल गई तो तुम्हारा मसला जरूर हल हो जाएगा। मामू उस किताब को जरूर ढूंढिए, अकबर ने पुरजोश लहजे में कहा।
आप कहें तो मैं किसी दिन आ जाऊं, मैं आपके साथ मिलकर तलाश करूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं घर में हर जगह उसे ढूंढ चुका हूं जहां उसे होना चाहिए। बस वो अलमारी और रह गई है। उस अलमारी में ज्यादातर किताबें भरी हुई हैं जो मैं अलीगढ़ से अपने साथ लाया था। उसमें दादा की अता करदा किताबें भी खासी हैं। वो अमलियात की किताबें भी उन्हीं की थीं। अलमारी में ताला पड़ा हुआ है और उसकी चाबी नहीं मिल रही। अब उस ताले को तोड़ना पड़ेगा, मामू फुरकान ने कहा। आप ताला न तोड़ें, मैं ऐसा करता हूं कि किसी ताले वाले को बुला लाता हूं, वो घर आकर चाबी बना जाएगा, अकबर ने तजवीज पेश की। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, मामू फुरकान ने कहा। वैसे वो ताला इतनी आसानी से टूटने वाला भी नहीं। वो लीवर वाला ताला है और वो भी अलीगढ़ का। दूसरे दिन सुबह ही अकबर लियाकताबाद से एक ताले वाले को पकड़ लाया। मामू फुरकान दुकान पर जाने की तैयारी कर रहे थे। अकबर को देखकर उन्होंने दुकान पर जाना मुलतवी कर दिया। ताले वाले ने अलमारी के ताले को हाथ में लेकर मुआयना किया, फिर उसे उलट पलट कर एक नजर देखा। मामू फुरकान को देखा और मुस्कुरा कर बोला, बड़ा जबरदस्त ताला है, इसकी चाबी तो बन जाएगी ना। मामू फुरकान के कुछ कहने से पहले ही अकबर बोल उठा, मियाँ आप दुकान पर तो कह रहे थे कि बेशक चाबी ना बने, बस ताला खुल जाए। ताले वाले ने अकबर को तिरछी नजरों से देखा। हाँ, कोई हर्ज नहीं, मामू फुरकान बोले, चाबी बेशक ना बने मगर ये खुल जाए। अरे साहेब, आप फिक्र ही ना करें, जुम्मन ताले वाला आपके घर आया है, अब ताला भी खुल जाएगा, चाबी भी बनेगी। ये कहकर जुम्मन ताले वाले ने अपनी जेब से मास्टर की निकाली, फिर इस चाबी को ताले में डालकर हरकत दी तो वो फौरन खुल गया। अरे वाह जुम्मन साहब, आपने तो कमाल कर दिया, अकबर ने खुश होते हुए कहा। फिर 5 मिनट में जुम्मन ताले वाले ने घिस घिस आकर उसकी नई चाबी बना दी और अपना मुआवजा लेकर रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद मामू फुरकान ने अलमारी खोली। ये अलमारी क्योंकि एक अरसे से बंद पड़ी थी, इसलिए इसके अंदर खासे कीड़े मकोड़े मौजूद थे। ये अलमारी दीवार में बनी हुई थी। इसमें 3 खाने थे। उन तीनों खानों में किताबें भरी हुई थी। ये सारी किताबें पुरानी थी, दीमक ज़दा और करम खुर्दा। मामू फुरकान ने एक एक करके सारे खाने देख डाले, लेकिन अमलियात की वो किताब जिनकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी कहीं नजर न आई। अकबर को मामू फुरकान की तलाश से तसल्ली ना हुई तो उसने अलमारी की किताबें खाली कर दी और फिर एक एक करके उन्हें अलमारी में रखता गया। नतीजा वही ढाक के 3 पात, वो किताब अलमारी में मौजूद न थी। मामू फुरकान को उम्मीद थी कि वो किताब अलमारी में जरूर मौजूद थी। उसे अलमारी में ना देखकर सख्त मायूसी हुई। ये आखिरी उम्मीद थी जो टूट गई। मामू फुरकान से ज्यादा अकबर का दिल टूटा। उसके चेहरे पर उदासी फैल गई। मामू अब क्या होगा, उसने मायूसी से कहा। परेशान क्यों होते हो, अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई राह निकल आएगी। मामू, ये लोग जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हैं और खुद को प्रोफेसर और माहिर अमलियात कहती हैं, क्या उनसे रुजू नहीं किया जा सकता? अरे नहीं, उनके चक्करों में ना पड़ जाना, ये सब ढोंगी हैं, लूटने वाले, मामू फुरकान ने सख्ती से कहा। फिर मामू, अकबर को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। मैं दुकान पर बैठा अक्सर लोगों से मालूमात हासिल करता रहता हूँ। 1-2 लोगों से बात की है, पूरी मालूमात सामने आए तो फिर उनमें से किसी से मिला जाए। मामू, अब ये कार्रवाई जरा तेज कर दें। हाँ, तुम ठीक कहते हो, हालात अब ज्यादा संगीन हो गए हैं। 1-2 दिन में तुम्हारी तरफ आऊंगा इंशाल्लाह। उस वक्त जरूर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ होगा। असल में बात यह है कि सही आदमी का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छे और नेक लोग छुपे रहते हैं, वो खुद को जाहिर नहीं करते। अगर वो खुद को जाहिर कर दें तो जरूरतमंदों का उनके गिर्द हजूम हो जाए। साया दूर करने वाली अमलियात बहुत मुश्किल होती हैं। इनकी वजह से जान जोखों में पड़ जाती है। अगर अमल में जरा सा नुक्स रह जाए तो मामला उल्टा हो जाता है। अमल करने वाले के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए अच्छे लोगों की कोशिश होती है कि खुद को छुपा कर रखें, मामू फुरकान ने समझाया। कमाल है मामू, अच्छे लोग सामने आते नहीं और जो सामने हैं वो अच्छे हैं नहीं। फिर मेरे जैसे लोग क्या करें? अकबर ने बड़े आजरदा लहजे में कहा। मामू फुरकान के पास इस सवाल का क्या जवाब हो सकता था? बस उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर इतना कहा, सब्र करो बेटा। मामू, अब मुझसे सब्र नहीं होता, मेरी नीलम कैद में है और आप कहते हैं बेटा सब्र कर। अब नहीं होता मुझसे सब्र। ये कहकर अकबर मामू फुरकान के घर से निकल आया। मामू फुरकान, मुमानी रिहाना, शमसा सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं।